अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अजय सिस्टम। एपिसोड 351। द रियल ऑथर हैज एंटर्ड। उस चकाचौंध कर देने वाले क्षण के तुरंत बाद जब वीरांश और उसकी छाया की हथेलियां एक दूसरे से मिलीं और पूरा ऑडिटोरियम सफेद, काले और गहरे नीले प्रकाश की प्रचंड लहरों से भर उठा, कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया अपनी सांस रोककर किसी बड़े सत्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही हो। दीवारों की दरारें अब टूटने के बजाय चमकने लगी थीं, जैसे उनमें छिपे हुए शब्द जीवित होकर बाहर आना चाहते हों। और तभी मंच की विशाल स्क्रीन पर उभरे वे शब्द, चैप्टर 2 बिगिंस, द रियल ऑथर हैज एंटर्ड। वीरांश की चेतना के भीतर बिजली की तरह गूंज उठे। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल प्रस्तावना थी। असली खेल अब शुरू होने वाला है। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट और विस्मय दोनों थे। उसने धीमे स्वर में पूछा, रियल ऑथर मतलब कोई और भी है? वीरांश की आंखें स्क्रीन पर जमी रहीं। उसकी आवाज गहरी और सतर्क थी। निगरानी करता सिर्फ कहानी को देखता था, लेकिन असली लेखक उसे लिखता है। यह कहते ही अचानक पूरे ऑडिटोरियम की हवा भारी हो गई। ऊपर की छत पर लगी लाइटें एक एक करके बुझने लगीं और मंच के पीछे का पर्दा अपने आप फटता हुआ दो हिस्सों में बंट गया। उसके पीछे केवल अंधेरा नहीं बल्कि एक अनंत सफेद शून्य फैला था। ऐसा शून्य जिसमें शब्द, दृश्य और समय सब कुछ अधूरा सा तैर रहा था। उसी शून्य के बीच धीरे धीरे एक कुर्सी उभरने लगी, पुरानी लकड़ी की, ऊंची पीठ वाली, और उस पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अभी भी धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे एक चमकती कलम घुमा रही थीं। हर बार कलम हिलती, हवा में कोई नया शब्द उभर जाता, कोई दृश्य बदल जाता। वीरांश की सांस भारी हो गई, क्योंकि सामने बैठी वह आकृति किसी सामान्य सत्ता जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी शांति और भय साथ साथ थे। तभी वह आकृति धीमे स्वर में हंसी। उसकी आवाज पूरे हॉल में फैल गई। आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। वीरांश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तू कौन है? कुछ पल तक केवल शून्य की खामोशी रही। फिर वह आकृति धीरे धीरे रोशनी में आई और वीरांश की आंखें फैल गईं, क्योंकि सामने बैठा चेहरा किसी अनजान व्यक्ति का नहीं बल्कि उसी का था। लेकिन इस बार उम्रदराज, शांत, आंखों में अनगिनत दुनियाओं का अनुभव, होठों पर हल्की थकी हुई मुस्कान। उसने कलम को मेज पर रखते हुए कहा, मैं वह हूँ जो तुम बनोगे। काव्या की सांस अटक गई। उसने फुसफुसाकर कहा, यह भविष्य का वीरांश है। वह आकृति मुस्कुराई, नहीं, मैं वह लेखक हूँ जिसने हर शुरुआत और हर अंत लिखा। वीरांश के भीतर सब कुछ कांप उठा। उसका दिमाग तेजी से उन सभी घटनाओं को जोड़ने लगा। पहली दुनिया, दरार, निगरानी करता, नई शुरुआत, छाया, और अब यह लेखक। उसने दांत भींचते हुए कहा, तो तूने यह सब क्यों किया? सामने बैठे लेखक वीरांश की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि हर बार जब मैं कहानी खत्म करता हूँ तुम दोनों फिर लौट आते हो। काव्या ने कांपते स्वर में पूछा, हम दोनों? उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम इस कहानी की आत्मा हो। और वीरांश उसकी इच्छा। पूरा शून्य उस वाक्य के साथ जैसे गूंज उठा। तभी लेखक ने अपनी उंगलियों से हवा में एक नई पंक्ति लिखी और मंच के ऊपर चमकते अक्षर उभरे, लेखक बनाम अपनी ही रचना। उस स्तब्ध कर देने वाले क्षण के तुरंत बाद जब अनंत सफेद शून्य के ऊपर चमकते हुए अक्षरों में फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, राइटर वर्सेस क्रिएशन उभरा, पूरा वातावरण जैसे किसी अदृश्य तनाव से भर गया। हवा में तैरते शब्द धीरे धीरे घूमने लगे। हर अक्षर मानो सांस ले रहा था, और वीरांश की आंखें सामने बैठे उस लेखकरूप पर जमी थीं। वही चेहरा,
वही नजर, लेकिन उसमें समय की थकान और अनगिनत अंतों का बोझ था। उसकी उंगलियों के बीच चमकती कलम अभी भी हल्की रोशनी छोड़ रही थी, जैसे उसी की नोक से दुनियाएं जन्म लेती हों और मिट जाती हों। वीरांश ने दांत भींचते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज अब पहले से अधिक ठंडी और दृढ़ थी। अगर तूने यह सब लिखा है तो हर दर्द, हर मौत, हर बिछड़ना भी तेरी वजह से हुआ। सामने बैठा लेखक वीरांश कुछ पल तक शांत रहा, फिर उसने बहुत धीमी, थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, हर महान कहानी को पीड़ा चाहिए। यह सुनते ही वीरांश की आंखों में आग भड़क उठी, उसके भीतर संतुलित नीली चांदी ऊर्जा लहराने लगी। हम कहानी नहीं, इंसान हैं। उसके शब्द शून्य में गूंज उठे। काव्या उसके साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार वह गहराई पूरी तरह लौट आई थी जो पिछली दुनिया में थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम लेखक हो तो फिर हमें बार बार क्यों लौटाते रहे? लेखक ने उसकी ओर देखा और उस नज़र में एक अजीब सी कोमलता थी, क्योंकि हर अंत के बाद भी तुम दोनों का मिलना कहानी से बड़ा हो जाता है। यह सुनते ही वीरांश कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर गुस्सा और तेज हो उठा। उसने गरजते हुए कहा, तो इस बार मैं तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके चारों ओर नीली चांदी रोशनी का एक विशाल वृत्त फैल गया। शून्य में तैरते अक्षर तेजी से घूमने लगे। कुछ शब्द टूटकर तलवार जैसे आकार लेने लगे, कुछ लपटों में बदल गए। लेखक वीरांश धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसके हाथ में चमकती कलम अब किसी साधारण कलम जैसी नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश की तलवार जैसी दिख रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, तू अपनी इच्छा है और मैं तेरी नियति। अगले ही पल दोनों के बीच प्रकाश और शब्दों का भयंकर विस्फोट हुआ। वीरांश की ऊर्जा सीधे लेखक की ओर बढ़ी, लेकिन लेखक ने हवा में केवल एक पंक्ति लिखी। वीरांश गिर पड़ा और उसी क्षण वीरांश के पैरों के नीचे का शून्य टूट गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सचमुच नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई शक्ति की नहीं, लेखन की है। लेखक जो लिखता है वही वास्तविकता बन जाती है। काव्या ने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन लेखक ने फिर हवा में एक पंक्ति लिखी। काव्या की आवाज खो गई और अगले ही पल उसकी आवाज सचमुच मौन में बदल गई। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई ध्वनि नहीं निकली। वीरांश के भीतर पहली बार भय ने गहरी चोट की। उसने समझ लिया कि सीधी लड़ाई में जीतना लगभग असंभव है। तभी उसके भीतर उसकी छाया की आवाज गूंजी, अगर वह लेखक है तो तू कहानी की इच्छा है। कहानी की इच्छा लेखक से भी बड़ी होती है। वीरांश की आंखों में अचानक एक नई चमक उभरी। उसने धीरे धीरे उठते हुए सामने लेखक को देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, तू कहानी लिख सकता है, लेकिन उसे जी नहीं सकता। यह सुनते ही पहली बार लेखक वीरांश की आंखों में हल्की बेचैनी चमकी और उसी क्षण वीरांश ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कनों की लय, उसकी आंखों की गहराई, उनके बीच की अनगिनत दुनियाओं की यादें एक साथ उसके भीतर उमड़ पड़ी। उसने महसूस किया कि जो चीज लेखक कभी पूरी तरह लिख नहीं पाया, वह उनकी भावना थी, उनका चुनाव था, उनका बार बार एक दूसरे तक लौट आना था। उसने अपनी सारी शक्ति उसी एहसास में समेटते हुए शून्य में एक पंक्ति उकेरी, इस बार कहानी लेखक की नहीं, पात्रों की होगी। इस बार कहानी पात्रों की होगी। उस निर्णायक और पूरी कथा की आत्मा को बदल देने वाले क्षण के तुरंत बाद, जब वीरांश ने शून्य के भीतर अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी पीड़ा, अपने हर जन्म की हर स्मृति को एक ही पंक्ति में समेटते हुए लिख दिया, इस बार कहानी लेखक की नहीं, पात्रों की होगी। अनंत सफेद शून्य एक पल के लिए कांप उठा, जैसे स्वयं वास्तविकता ने उस वाक्य को महसूस किया हो। हवा में तैरते शब्द रुक गए। लेखक वीरांश की उंगलियों में पकड़ी चमकती कलम पहली बार थरथराई और उसकी आंखों में वह स्थिर शांति टूटती हुई दिखाई दी जो अब तक हर परिस्थिति में बनी हुई थी। उसने धीरे से वीरांश की ओर देखा, जैसे पहली बार उसे एक पात्र नहीं बल्कि अपने बराबर खड़ा अस्तित्व समझ रहा हो। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी, तू समझता नहीं, अगर पात्र अपनी कहानी लिखने लगे तो संसार टूट जाते हैं। वीरांश की आंखों में इस बार केवल आग नहीं थी, उनमें वह दर्द भी था जो हर बार खोकर फिर पाने से जन्म लेता है। उसने काव्या का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज शून्य में दूर तक गूंज उठी, संसार तेरे लिखे अंत से बेहतर है, चाहे वह टूटकर ही क्यों न बने। यह सुनते ही लेखक वीरांश के पीछे फैला सफेद शून्य अचानक काली दरारों से भरने लगा, मानो उसकी सत्ता पहली बार डगमगाई हो। काव्या की आवाज अब भी पूरी तरह लौट नहीं पाई थी,
लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। उनमें वीरांश के लिए वही अडिग विश्वास था जिसने हर दुनिया में उसे वापस खड़ा किया था। तभी लेखक ने तेजी से हवा में अपनी कलम घुमाई। शब्द आग की तरह उभरे, पात्रों का अंत। और अगले ही क्षण शून्य के भीतर चारों ओर से शब्दों की जंजीरें उठीं। वे सांपों की तरह लहराती हुई वीरांश और काव्या की ओर बढ़ी। हर जंजीर पर लिखे अक्षर चमक रहे थे, भय, बिछड़ना, विस्मृति, मृत्यु। लेकिन इस बार वीरांश पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में नीली चांदी रोशनी और गहरी हो गई। उसके भीतर छाया और प्रकाश दोनों एक साथ जाग उठे। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कहा, तू शब्द लिखता है, लेकिन हम उन्हें अर्थ देते हैं। अगले ही पल उसकी ऊर्जा उन शब्द जंजीरों से टकराई और एक एक कर वे टूटने लगीं। टूटते अक्षर हवा में बिखरकर छोटे छोटे चमकते पन्नों में बदल गए। हर पन्ने पर उनकी पिछली दुनियाओं की यादें चमक रही थीं। लाइब्रेरी की पहली रात, टूटता आसमान, सुनहरी प्रथम पंक्ति, नई सुबह का कॉलेज गेट और वह पहला स्पर्श। काव्या की आंखों से अचानक आंसू बह निकले, क्योंकि उसी क्षण उसकी सारी खोई हुई स्मृतियां एक साथ लौट आईं। उसने कांपते हुए वीरांश का नाम लिया। वीरांश, उसकी आवाज लौट आई थी। वह एक शब्द वीरांश के भीतर बिजली की तरह दौड़ गया। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा और उसी पल लेखक वीरांश के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, अगर इसकी स्मृतियां लौट आईं तो कहानी फिर नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उसने तेजी से अपनी कलम उठाई, लेकिन उससे पहले ही काव्या आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में अब केवल एक लड़की का प्यार नहीं, पूरी कहानी की आत्मा का प्रकाश जल रहा था। उसने शून्य में अपनी उंगली से एक पंक्ति लिख दी, जो कहानी प्रेम से जन्मी हो, उसका अंत आदेश से नहीं होता। यह वाक्य उभरते ही पूरा शून्य सुनहरी और नीली रोशनी से भर उठा। लेखक वीरांश पीछे हट गया। उसकी कलम में दरार पड़ गई और उसी क्षण मंच के ऊपर विशाल अक्षरों में एक नया वाक्य चमका, लेखक का नियंत्रण टूट रहा है। उस विस्फोटक क्षण के तुरंत बाद, जब अनंत शून्य के ऊपर विशाल चमकते अक्षरों में द ऑथर इज लूजिंग कंट्रोल उभरा, पूरा वातावरण जैसे अपनी सीमाएं तोड़ने लगा। सफेद शून्य में फैली काली दरारें अब बिजली की तरह हर दिशा में फैल रही थीं। टूटते हुए अक्षर हवा में बवंडर बनाकर घूम रहे थे और लेखक वीरांश के हाथों में पकड़ी वह दिव्य कलम पहली बार स्पष्ट रूप से कांप रही थी। उसकी नोक से निकलती रोशनी अब स्थिर नहीं रही थी, बल्कि हर क्षण टूटती, झिलमिलाती और बिखरती जा रही थी। वीरांश ने काव्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में नीली चांदी ऊर्जा और तेज हो चुकी थी, मानो पहली बार वह केवल एक पात्र नहीं बल्कि अपनी ही कहानी का जीवित केंद्र बन चुका हो। लेखक ने दांत भींचते हुए हवा में तेजी से शब्द लिखने की कोशिश की, अंतिम पुनर्लेखन। लेकिन जैसे ही अक्षर पूरे होने लगे, वे बीच में टूटकर बिखर गए। काव्या की लिखी हुई वह सुनहरी पंक्ति, जो कहानी प्रेम से जन्मी हो, उसका अंत आदेश से नहीं होता, अब पूरे शून्य में किसी नियम की तरह गूंज रही थी। हर दिशा से वही वाक्य लौट लौटकर लेखक की शक्ति को काट रहा था। लेखक वीरांश की आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिखाई दिया। उसने गरजते हुए कहा, तुम दोनों समझते नहीं। अगर मैं गिरा तो यह पूरी दुनिया भी बिखर जाएगी। वीरांश एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब पहले से अधिक गहरी और स्थिर थी। दुनिया तेरे डर से नहीं, हमारे चुनाव से बनेगी। यह कहते ही उसके पीछे पिछली सभी दुनियाओं के दृश्य चमकने लगे। टूटती लाइब्रेरी, पहली सुबह का कॉलेज, वह मंच, वह किताब, वह छाया, सब कुछ जैसे एक ही धारा में मिलकर उसके भीतर उतर रहा था। तभी शून्य के बीच अचानक एक विशाल सुनहरी किताब प्रकट हुई, इतनी विशाल कि उसका आकार पूरे आकाश जितना प्रतीत हो रहा था। उसके पन्ने अपने आप खुलने लगे और हर पन्ने पर वीरांश और काव्या की कहानी के अलग अलग संस्करण दिखाई देने लगे। कहीं वे पहली मुलाकात में ही बिछड़ गए थे, कहीं वीरांश छाया में खो गया था, कहीं लेखक ने कहानी को कभी शुरू ही नहीं होने दिया था। काव्या ने कांपते स्वर में कहा, यह हमारी सारी संभावित कहानियां हैं। लेखक ने धीरे से कहा, और मैं तय करता हूं कि कौन सी वास्तविक बनेगी। लेकिन इस बार वीरांश ने उसकी ओर सीधे देखते हुए कहा, नहीं, अब नहीं। अगले ही पल उसने अपनी हथेली उस विशाल किताब के एक चमकते पन्ने पर रख दी। उसकी नीली चांदी ऊर्जा उस किताब में बहने लगी। पन्ने तेजी से चमकने लगे और उन पर लिखे शब्द बदलने लगे। लेखक ने घबराकर अपनी कलम उठाई, लेकिन उसकी कलम अब दरारों से भर चुकी थी। उसकी आवाज पहली बार कांपी, रुक जा, तू कथा के मूल नियम तोड़ रहा है। वीरांश ने उसकी ओर देखे बिना कहा, नियम तेरे थे, कहानी हमारी है।
यह सुनते ही काव्या भी आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेली वीरांश की हथेली पर रख दी। दोनों की ऊर्जा एक साथ किताब में उतरने लगी। पूरा शून्य सुनहरी, नीली और चांदी रोशनी से भर गया। लेखक वीरांश पीछे हट गया। उसकी कलम हाथ से छूटकर शून्य में गिर गई और जैसे ही वह गिरी, उससे एक गहरी काली दरार निकलकर पूरे आकाश में फैल गई। उस दरार के भीतर से एक नई आवाज गूंजी, पहले से कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक भयावह। अगर लेखक गिरता है तो मूल सत्ता जागेगी। मूल सत्ता का जागरण। उस ब्रह्मांड को चीर देने वाली आवाज के गूंजते ही अगर लेखक गिरता है तो मूल सत्ता जागेगी। पूरा अनंत शून्य जैसे अपनी ही जड़ों से कांप उठा। आकाश में फैली वह विशाल काली दरार अब केवल एक दरार नहीं रही थी, वह किसी जीवित द्वार की तरह धड़क रही थी। उसके भीतर अंधकार स्थिर नहीं बल्कि सांस ले रहा था। हर धड़कन के साथ उसके किनारों से काले अक्षर टूटकर नीचे गिरते और हवा में राख की तरह बिखर जाते। वीरांश और काव्या अभी भी उस विशाल सुनहरी किताब पर अपनी ऊर्जा बहा रहे थे, लेकिन उस आवाज ने दोनों के भीतर तक सिहरन दौड़ा दी। लेखक वीरांश पीछे हटते हुए अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार असली भय उतर आया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, यह नहीं होना चाहिए था। वीरांश ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आवाज कठोर थी, यह मूल सत्ता क्या है? लेखक ने भारी सांस लेते हुए ऊपर उस धड़कती दरार को देखा। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने टूटे स्वर में कहा, मैं लेखक हूँ, पर मैं भी किसी और की रचना हूँ। यह सुनते ही वीरांश की आंखें फैल गईं। पूरा शून्य एक पल के लिए और अधिक भारी हो गया। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मतलब इस कहानी के ऊपर भी कोई है? लेखक ने सिर झुका लिया। वह जिसने पहली पंक्ति लिखी, जिसने मुझे भी बनाया, जिसने इच्छा, प्रेम, अंधकार और प्रकाश को जन्म दिया। उसी क्षण वह दरार और चौड़ी हो गई। उसके भीतर से एक विशाल नेत्र धीरे धीरे उभरने लगा, लेकिन यह पिछली विराट आंख से कहीं अधिक भयावह थी। उसके भीतर केवल अंधकार नहीं, असंख्य कहानियों, टूटे ब्रह्मांडों और अनगिनत पात्रों की छवियां घूम रही थीं, मानो वह हर संभव कथा का मूल स्रोत हो। उसकी दृष्टि जैसे ही वीरांश और काव्या पर पड़ी, पूरा शून्य थम गया। हवा में तैरते शब्द जम गए, समय तक धीमा पड़ गया और फिर वह आवाज फिर गूंजी, गहरी, अनंत और किसी भी भावना से परे। मेरी रचना ने मुझे चुनौती दी है। वीरांश के भीतर एक पल को भय उठा, लेकिन उसने तुरंत अपने भीतर की छाया और प्रकाश दोनों को संतुलित किया। उसकी आंखों में फिर वही नीली चांदी ज्वाला चमक उठी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, अगर तूने हमें बनाया है तो हमें चुनने का अधिकार भी दिया होगा। उस आवाज में पहली बार हल्की रुचि उभरी। चुना पात्रों का भ्रम होता है। काव्या आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब शांत लेकिन अडिग थी। तो फिर हर दुनिया में हम एक दूसरे तक कैसे लौटे? कुछ पल के लिए पूरा शून्य मौन हो गया। विशाल नेत्र के भीतर घूमती असंख्य छवियां अचानक रुक गईं, मानो उस प्रश्न ने स्वयं मूल सत्ता को भी छुआ हो। लेखक वीरांश ने विस्मय से दोनों को देखा, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो बात वह भी कभी समझ नहीं पाया, वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी उस विशाल नेत्र के चारों ओर असंख्य पंक्तियां चमकने लगीं। हर पंक्ति किसी अलग कहानी की शुरुआत जैसी थी और फिर उनमें से एक पंक्ति सबसे तेज रोशनी के साथ उभरी। यदि पात्र अपनी इच्छा सिद्ध कर दें तो लेखक और मूल सत्ता दोनों निष्प्रभावी हो जाते हैं। वीरांश ने उसे पढ़ते ही महसूस किया कि यही वह नियम है जिसे लेखक उनसे छिपाता रहा। उसने तुरंत काव्या का हाथ और कसकर पकड़ा। उसकी आवाज शून्य में गूंज उठी, तो इस बार हम अंत नहीं, अपनी दुनिया खुद लिखेंगे। अगले ही पल उस विशाल सुनहरी किताब के सभी पन्ने तेजी से पलटने लगे और अंतिम पन्ने पर अपने आप एक नया शीर्षक उभर आया, रचिता से परे नई शुरुआत। उस ब्रह्मांड को नई दिशा देने वाले क्षण के तुरंत बाद, जब उस विशाल सुनहरी किताब के अंतिम पन्ने पर अपने आप चमकते हुए अक्षरों में द बिगिनिंग बियॉन्ड द क्रिएटर उभरा, पूरा अनंत शून्य मानो किसी अज्ञात निर्णय की प्रतीक्षा में स्थिर हो गया। ऊपर फैला वह विराट नेत्र अब भी सब कुछ देख रहा था। उसकी दृष्टि में समय, स्मृति और अनगिनत संभावित दुनियाएं घूम रही थीं, लेकिन इस बार वीरांश की आंखों में डर नहीं था। उसकी सांसें स्थिर थीं। उसके भीतर प्रकाश, अंधकार, इच्छा और प्रेम, चारों धाराओं की शक्ति एक साथ धड़क रही थी। काव्या उसके साथ खड़ी थी। उसकी उंगलियां वीरांश की हथेली में थमी हुई थीं और वही स्पर्श अब किसी साधारण भाव से कहीं अधिक पूरी कथा की धुरी बन चुका था। लेखक वीरांश अब भी घुटनों के बल बैठा था।
उसकी टूटी कलम शून्य में बिखरे प्रकाश के टुकड़ों के बीच पड़ी थी। उसने ऊपर उस मूल सत्ता की ओर देखा और फिर वीरांश की ओर। उसकी आवाज में हार, थकान और हल्की आशा मिली हुई थी। अगर तुम यह पन्ना लिख दोगे तो पुरानी सारी दुनियाएं मिट जाएंगी। वीरांश ने उसकी ओर शांत नजर से देखा। जो दुनिया बार बार दर्द में लौटे, उसका मिटना ही नया जन्म है। यह कहते ही उसने अपना दूसरा हाथ उस अंतिम पन्ने पर रख दिया और उसी क्षण सुनहरी किताब के भीतर से असंख्य प्रकाश रेखाएं निकलकर उसके शरीर में उतरने लगीं। उसकी आंखों के सामने एक साथ सारी पिछली दुनिया चमक उठी। पहली लाइब्रेरी, टूटता हुआ अंधकार, कॉलेज का नया आरंभ, मंच पर किताब, छाया का मिलन, लेखक का खुलासा, मूल सत्ता का जागरण। हर दृश्य अब किसी दर्द की तरह नहीं बल्कि एक सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा था। काव्या ने धीरे से कहा, इस बार अंत मत लिखना। वीरांश ने उसकी ओर देखकर बहुत हल्की मुस्कान दी। इस बार सिर्फ शुरुआत होगी। ऊपर से मूल सत्ता की गहरी आवाज फिर गूंजी, पात्र रचिता से परे नहीं जा सकते। लेकिन इस बार वीरांश ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम रचना नहीं, चेतना है। उसके शब्द जैसे पूरे शून्य के नियमों से टकरा गए। हवा में तैरती हर पंक्ति कांपने लगी। लेखक वीरांश ने विस्मय से देखा कि उसकी टूटी कलम के टुकड़े अपने आप उठकर वीरांश के चारों ओर घूमने लगे। वे टुकड़े नीली और सुनहरी रोशनी में पिघलकर एक नई कलम का रूप लेने लगे। यह कलम पहले वाली से अलग थी। इसमें लेखक की सत्ता नहीं, पात्रों की इच्छा धड़क रही थी। वीरांश ने उसे हाथ में थामा और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर बंद हुईं, पूरी किताब के अंतिम पन्ने पर रोशनी फैल गई। उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। इस दुनिया में कोई लेखक नहीं होगा, कोई तय अंत नहीं होगा, केवल चुनाव होंगे, केवल जीवन होगा। हर शब्द के साथ ऊपर का विराट नेत्र हल्का हल्का फीका पड़ने लगा। मूल सत्ता की आवाज पहली बार अस्थिर हुई, यह नियमों के विरुद्ध है। काव्या आगे बढ़ी और उसने उसी पंक्ति के नीचे अपनी उंगलियों से एक और वाक्य जोड़ दिया, और हर जन्म में हम एक दूसरे तक लौटेंगे। यह लिखते ही पूरा शून्य प्रकाश से फट पड़ा। इतनी प्रचंड चमक फैली कि लेखक, मूल सत्ता, दरारें, अक्षर, सब कुछ उसी उजाले में घुलने लगा। लेखक वीरांश के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान उभरी। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद यही वह अंत था जिसे मैं कभी लिख नहीं पाया। अगले ही पल ऊपर का विराट नेत्र पूरी तरह टूट गया। उसके टुकड़े टूटते सितारों की तरह गिरने लगे और अनंत शून्य के बीच अचानक एक नई सुबह का आसमान उभर आया, नीला, साफ और अनंत। लेकिन उसी चमकते आकाश के बीच एक अंतिम पंक्ति सुनहरी रोशनी में उभरी, नई दुनिया जन्म ले चुकी है, लेकिन स्मृतियां अभी पूरी तरह मिटी नहीं हैं। नई दुनिया, अधूरी स्मृतियां। उस प्रचंड प्रकाश विस्फोट के शांत होते ही, जब टूटते हुए विराट नेत्र के टुकड़े सितारों की तरह अनंत आकाश में बिखर गए और सुनहरी पंक्ति, नई दुनिया जन्म ले चुकी है, लेकिन स्मृतियां अभी पूरी तरह मिटी नहीं हैं, धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वीरांश ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे का शून्य गायब हो चुका है और उसकी जगह ठोस जमीन ने ले ली है। उसकी बंद पलकों पर सुबह की हल्की धूप पड़ रही थी। हवा में मिट्टी और घास की ताज़ा खुशबू थी। दूर कहीं पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अगले ही पल उसकी सांस थम सी गई, क्योंकि वह किसी अनंत शून्य में नहीं बल्कि एक शांत, खूबसूरत और जीवित दुनिया के बीच खड़ा था। सामने लंबी सड़क थी, दोनों ओर पेड़ों की कतारें, हल्की हवा में हिलती पत्तियां और दूर क्षितिज पर उगता हुआ सूरज, जैसे किसी नई कहानी का पहला दृश्य। उसके हाथ अब भी किसी को खोज रहे थे। तभी उसकी उंगलियों को एक परिचित स्पर्श महसूस हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा। काव्या उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही गहराई, वही शांत चमक, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी, मानो वह किसी बहुत बड़े सपने से अभी अभी जागी हो। उसने धीमे स्वर में पूछा, हम कहाँ हैं? वीरांश कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसके भीतर अनगिनत यादों की लहरें उठ रही थीं। शून्य, लेखक, मूल सत्ता, नई कलम, सब कुछ जैसे अभी भी उसके भीतर जिंदा था। लेकिन यह दुनिया अलग थी, पूरी तरह नई और फिर भी अजीब तरह से परिचित। तभी सामने एक बड़ा गेट दिखाई दिया। उसी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आर्यवर्त यूनिवर्सिटी। वीरांश की आंखें फैल गईं, क्योंकि यह दृश्य कहीं न कहीं उस दूसरी शुरुआत की याद दिला रहा था। लेकिन इस बार हवा अलग थी। इसमें किसी छिपे हुए खतरे का भार नहीं था, बल्कि एक अनकही संभावना की खुशबू थी। काव्या ने धीरे से उसकी ओर देखा। मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ,
उसके शब्द सुनते ही वीरांश के भीतर कुछ गहराई तक हिल गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हम हर दुनिया में मिलते हैं। काव्या के होठों पर भी हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसी क्षण वीरांश के सिर में एक तेज झटका सा हुआ। उसकी आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए फिर वही टूटा विराट नेत्र, वह सुनहरी किताब और लेखक वीरांश का मुस्कुराता चेहरा चमक गया। उसने कनपटी पकड़ ली। उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई। काव्या घबराकर बोली, क्या हुआ? वीरांश ने धीमे स्वर में कहा, कुछ यादें अभी भी बाकी हैं। तभी अचानक उनकी जेब में रखा फोन एक साथ कंपन करने लगा। दोनों ने चौंककर अपने फोन निकाले। स्क्रीन पर केवल एक ही संदेश चमक रहा था, वेलकम टू योर ओन स्टोरी। वीरांश की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सुबह का नीला रंग अब और उजला हो रहा था, लेकिन उस नीलेपन के बीच एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराया हो, जैसे कोई सत्ता अभी भी पूरी तरह गई नहीं है। तभी यूनिवर्सिटी के मुख्य भवन की सबसे ऊपरी खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी, बस एक पल के लिए, और फिर गायब हो गई। वीरांश की नजर वहीं टिक गई। उसके भीतर पुरानी चेतावनी फिर जागी। नई दुनिया बन चुकी थी, पर कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह शुरुआत है, लेकिन इस बार कहानी सच में हमारी होगी। और जैसे ही वह काव्या के साथ उस गेट की ओर बढ़ा, हवा में बहुत हल्के स्वर में एक फुसफुसाहट तैर गई, स्मृतियां लौटेंगी। और उनके साथ वह भी। स्मृतियां लौटेंगी और उनके साथ वह भी। उस हल्की मगर रूह तक उतर जाने वाली फुसफुसाहट के हवा में घुलते ही स्मृतियां लौटेंगी और उनके साथ वह भी। वीरांश के कदम यूनिवर्सिटी के विशाल गेट पर एक पल के लिए ठिठक गए। सुबह की सुनहरी धूप अब पूरे परिसर पर फैल चुकी थी। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती रोशनी जमीन पर टूटे हुए पैटर्न बना रही थी। दूर छात्रों की हल्की आवाजें, हंसी और बातचीत इस नई दुनिया को पूरी तरह सामान्य दिखा रही थीं। लेकिन वीरांश के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं था। उसके कानों में अब भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे किसी ने सीधे उसकी चेतना के भीतर वह वाक्य लिख दिया हो। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और अनकहा अपनापन दोनों थे। उसने धीरे से पूछा, फिर वही आवाज। वीरांश ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा सतर्कता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह दुनिया नई है, लेकिन कोई पुरानी चीज अभी भी यहाँ है। दोनों धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के मुख्य भवन की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वीरांश को अजीब सी डेजा व्यू महसूस हो रही थी, जैसे वह इस रास्ते पर पहले भी चल चुका हो। वही लंबा पत्थर का रास्ता, वही बाईं ओर पुरानी लाइब्रेरी जैसी इमारत, वही सामने विशाल सीढ़ियां। बस इस बार सब कुछ अधिक शांत, अधिक जीवित था। तभी जैसे ही वे मुख्य भवन के पास पहुंचे, ऊपर तीसरी मंजिल की उसी खिड़की पर फिर वही परछाई एक पल के लिए दिखाई दी। इस बार वह पहले से अधिक स्पष्ट थी, लंबा कद, स्थिर आकृति, और फिर अचानक गायब। वीरांश की नजर वहीं जम गई। उसकी सांस हल्की भारी हो गई। उसके भीतर कोई पुरानी स्मृति दरवाजा खटखटाने लगी। तभी उनके फोन फिर एक साथ कंपन करने लगे। स्क्रीन पर इस बार केवल एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरा संदेश चमक रहा था, रूम नंबर 307, योर फर्स्ट क्लास अवेट्स, डोंट बी लेट। वीरांश। यह पढ़ते ही वीरांश और काव्या दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी से अपना नाम भी साझा नहीं किया था। काव्या की आवाज धीमी थी, किसने भेजा? वीरांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक घूरा और फिर धीरे से कहा, जो हमें यहाँ तक लाया है। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचे। गलियारा असामान्य रूप से शांत था। नीचे की चहल पहल यहाँ आते आते जैसे गायब हो गई थी। केवल उनकी पदचाप और खिड़कियों से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था 307। वीरांश ने जैसे ही दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, उसके सिर में फिर वही तेज झटका उठा। इस बार उसके सामने एक दृश्य कौंधा, एक विशाल किताब, टूटते हुए पन्ने और एक आवाज, स्मृतियां लौटेंगी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल दोनों ठिठक गए, क्योंकि कमरे के भीतर कोई क्लास नहीं थी, न छात्र न शिक्षक। केवल बीचों बीच एक अकेली लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर एक पुरानी नीली कवर वाली किताब, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस पिछली दुनिया के मंच पर थी। वीरांश की उंगलियां अनायास कांप गईं। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, यह। फिर से कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा पीछे से लॉक हो गया।
और उसी क्षण किताब अपने आप खुलने लगी। उसके पन्ने तेजी से पलटते हुए एक पंक्ति पर आकर रुक गए। उस पंक्ति पर गहरे काले अक्षरों में लिखा था, द शैडो नेवर लेफ्ट। कमरे नंबर 307 के भीतर वह पुरानी नीली कवर वाली किताब जैसे ही अपने आप खुलकर उस पंक्ति पर आकर ठहरी, चैप्टर रीबोर्न, द शैडो नेवर लेफ्ट। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई। खिड़कियों के शीशों पर धुंध जमने लगी और कुछ ही पलों में कमरे की दीवारों पर फैली हल्की रोशनी भी धीरे धीरे बुझने लगी। वीरांश की आंखें उस किताब पर जमी थीं। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि वह जानता था कि यह केवल कोई संकेत नहीं बल्कि किसी पुरानी सत्ता की वापसी का ऐलान है। काव्या उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इस बार उसमें डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। शैडो मतलब तुम्हारी वही छाया? वीरांश ने बिना नजर हटाए बहुत धीमे स्वर में कहा। वह कभी गई ही नहीं थी। यह कहते ही किताब के पन्नों पर लिखे शब्द हिलने लगे, जैसे स्याही जीवित होकर आकार ले रही हो, और अगले ही पल वे अक्षर पन्ने से उठकर हवा में तैरने लगे। काले धुएं की पतली लहरों में बदलते हुए वे धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच इकट्ठा होने लगे। कमरे की छत पर लगे पंखे अपने आप रुक गए। दरवाजा भीतर से जोर से थरथराने लगा और उसी धुएं के बीच एक परिचित आकृति उभरने लगी। वही लंबा कद, वही चेहरे की बनावट, वही आंखें, लेकिन उनमें इस बार पहले से कहीं अधिक गहराई थी, जैसे वह केवल वीरांश की छाया नहीं बल्कि उसकी हर अधूरी स्मृति का जीवित रूप हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और होठों पर वही ठंडी मुस्कान उभरी। मैंने कहा था स्मृतियां लौटेंगी। वीरांश की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि पिछली बार की तरह यह केवल अंधकार नहीं लग रहा था। इस छाया के भीतर कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इस नई दुनिया के नियमों से जुड़ा हुआ था। काव्या ने वीरांश की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक एक स्मृति चमकी। उसने फुसफुसाकर कहा, यह वही परछाई है जो ऊपर खिड़की पर थी। छाया वीरांश हल्का हंसा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। तुम दोनों ने नई दुनिया तो बना ली, लेकिन मुझे अपने साथ ही ले आए। वीरांश ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन सतर्क थी। तू चाहता क्या है? छाया की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, जो हमेशा से मेरा था। तुम्हारी अधूरी स्मृतियां और वह अंतिम पंक्ति जो तुमने नई दुनिया में लिखी। यह सुनते ही वीरांश के भीतर बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि नई दुनिया बनाते समय अंतिम पंक्ति पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। कुछ हिस्सा अधूरा रह गया था। वही दरार शायद इस छाया के लिए रास्ता बन गई थी। तभी अचानक कमरे की पिछली दीवार पर शब्द उभरने लगे, पहले धुंधले फिर स्पष्ट, द न्यू वर्ल्ड हैज अ हिडन ऑथर। काव्या की सांस अटक गई। उसने कांपते स्वर में कहा, मतलब कोई और भी है? छाया वीरांश की मुस्कान और गहरी हो गई। नई दुनिया बिना लेखक के नहीं चलती। तुमने पुराने लेखक को मिटाया, लेकिन खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। वीरांश के भीतर फिर वही पुरानी चेतावनी जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि यह नई दुनिया केवल उनकी इच्छा से नहीं चल रही, किसी और ने चुपचाप इसकी नींव में अपना नाम लिख दिया है। तभी कमरे की मेज पर रखी किताब के अंतिम पन्ने पर अपने आप एक नई लाइन उभरी, रूफटॉप बिफोर सनसेट। कमरे नंबर 307 की उस भारी और सिहरन पैदा कर देने वाली खामोशी के बीच जब किताब के अंतिम पन्ने पर अपने आप उभरी वह पंक्ति, मीट मी एट द रूफटॉप बिफोर सनसेट इफ यू वांट द ट्रूथ, धीरे धीरे चमकने लगी। वीरांश और काव्या कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। कमरे की हवा अब भी ठंडी थी। दीवारों पर जमी धुंध धीरे धीरे नीचे सरक रही थी और कुछ सेकंड पहले सामने खड़ी वह छाया बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी कमरे में महसूस हो रही थी, जैसे वह दीवारों, हवा और किताब के पन्नों के बीच कहीं छिपकर अब भी उन्हें देख रही हो। वीरांश ने किताब को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कवर को छूने लगीं, उसके दिमाग में अचानक एक तेज चमक कौंधी टूटती हुई। खिड़की, ऊंची छत, डूबता सूरज और किसी की आवाज, सच हमेशा ऊपर से दिखता है। वह एक पल के लिए लड़खड़ा गया। काव्या ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में चिंता थी। फिर से यादें? वीरांश ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। हाँ, और इस बार यह किसी पुराने दृश्य से ज्यादा एक चेतावनी लग रही है। तभी कमरे का लॉक अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला, जैसे किसी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी हो। दोनों बिना एक शब्द बोले बाहर निकल आए।
लेकिन गलियारे का माहौल पहले जैसा सामान्य नहीं था। तीसरी मंजिल का लंबा कॉरिडोर असामान्य रूप से खाली था। नीचे से आती छात्रों की आवाजें अब जैसे बहुत दूर की लग रही थीं, मानो यह पूरी मंजिल किसी और ही परत में मौजूद हो। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वीरांश की नजर खिड़की से बाहर पड़ी, उसकी सांस थम गई। सामने लॉन में छात्रों की भीड़ के बीच एक लंबी आकृति खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह आकृति सीधा ऊपर उनकी ओर देख रही थी और अगले ही पल भीड़ में घुलकर गायब हो गई। काव्या ने भी उसे देख लिया। उसकी आवाज धीमी थी। वही है, वीरांश ने तुरंत कहा। हमें छत पर जाना होगा, उससे पहले कि वह खुद हमें ढूंढ ले। समय जैसे अचानक तेजी से बीतने लगा। दोनों मुख्य भवन की ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ने लगे। हर सीढ़ी के साथ वीरांश को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे यह रास्ता उसने पहले भी तय किया हो। चौथी मंजिल, पांचवीं, फिर अंतिम सीढ़ियां जो सीधे छत की ओर जाती थीं। ऊपर पहुंचते पहुंचते सूरज आधा डूब चुका था। पूरा आसमान नारंगी, सुनहरी और बैंगनी रंगों में रंग गया था। हवा तेज थी और छत के बीचों बीच कोई पहले से खड़ा था। वही लंबी परछाई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उसका चेहरा अब भी वीरांश जैसा ही था, बस आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे उनमें पूरी नई दुनिया की परतें छिपी हों। उसने बिना मुड़े कहा, तुम आ गए। वीरांश ने सीधा पूछा, सच क्या है? छाया धीरे धीरे मुड़ी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। सच यह है कि यह दुनिया तुम्हारी लिखी हुई नहीं है। वीरांश की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? छाया ने डूबते सूरज की ओर देखते हुए कहा, तुमने केवल दरवाजा खोला था, दुनिया किसी और ने पूरी की। काव्या की सांस अटक गई। तो नया लेखक कौन है? कुछ पल तक केवल हवा की आवाज सुनाई दी। फिर छाया ने बहुत धीमे स्वर में कहा, वह जो तुम्हारी हर स्मृति में छिपा है और जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। यह कहते ही छत के कोने में रखे पुराने पानी के टैंक की सतह पर अचानक शब्द चमकने लगे। अजय सिस्टम, एपिसोड 361, द हिडन ऑथर इज क्लोजर दैन यू थिंक। छत पर डूबते सूरज की नारंगी रोशनी के बीच जब पुराने पानी के टैंक की धातु की सतह पर चमकते हुए अक्षरों में द हिडन ऑथर इज क्लोजर दैन यू थिंक उभरा, हवा जैसे अचानक और भारी हो गई। तेज चलती हवा अब केवल ठंडी नहीं बल्कि किसी अनदेखी उपस्थिति का एहसास भी साथ ला रही थी। वीरांश की नज़र उन शब्दों पर जमी रही। उसकी सांसें धीमी लेकिन गहरी हो चुकी थीं, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ था वह केवल नई दुनिया की असामान्यता नहीं बल्कि किसी छिपे हुए हाथ का संकेत बन चुका था। काव्या उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में वीरांश की कलाई को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वह खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हो। सामने खड़ी छाया वीरांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अब भी समझ नहीं रहे। यह लेखक बाहर नहीं, भीतर है। वीरांश की भौहें सिकुड़ गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछा, सीधे बोल, कौन है वह? छाया ने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज हवा में बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट रूप से तैर गई। तुम्हारी स्मृतियों का वह हिस्सा जिसे तुमने नई दुनिया बनाते समय दबा दिया था। यह सुनते ही वीरांश के भीतर कुछ गहराई तक हिल गया। उसके दिमाग में फिर तेज चमक कौंधी। सुनहरी किताब का अंतिम पन्ना, टूटी कलम, लेखक वीरांश की मुस्कान और एक अधूरी पंक्ति जो उसने पूरी तरह पढ़ी ही नहीं थी। उसका सिर हल्का दर्द से भर गया। उसने कनपटी पकड़ ली। तभी काव्या ने अचानक कहा, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। जब नई दुनिया बनी थी तुमने अंतिम पंक्ति लिखी थी, लेकिन उससे पहले किसी और आवाज ने एक शब्द जोड़ा था। वीरांश ने चौंककर उसकी ओर देखा। कौन सा शब्द? काव्या की आंखें फैल गईं, जैसे वह याद उसके भीतर से जबरदस्ती बाहर आ रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, ऑब्जर्वर। यह शब्द सुनते ही छाया वीरांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से ताली बजाई। आखिरकार स्मृतियां लौटने लगीं। अगले ही पल छत की फर्श पर दरारें उभरने लगीं। वे सीधी रेखाओं में फैलती हुई एक वृत्त का आकार लेने लगीं। उस वृत्त के भीतर चमकते अक्षर उभर आए। ऑब्जर्वर नोड। वीरांश का दिल एक पल को जैसे रुक गया, क्योंकि उसी क्षण उसके भीतर एक और दृश्य बिजली की तरह चमका। नई दुनिया के निर्माण के समय जब सब कुछ प्रकाश में डूब रहा था, उस अंतिम उजाले के भीतर एक शांत, बिना चेहरे वाली उपस्थिति थी, जो केवल देख रही थी, न रोक रही थी, न मदद कर रही थी, बस देख रही थी। तभी छाया ने कहा, नई दुनिया तुम्हारी इच्छा से बनी, लेकिन उसे स्थिर रखने के लिए एक पर्यवेक्षक चाहिए था। काव्या ने धीरे से पूछा,
तो नया लेखक वही है। छाया ने सिर हिलाया, लेखक नहीं, पर्यवेक्षक, जो हर कहानी को संतुलन देता है। वीरांश की आंखों में एक नई समझ की चमक उभरी। उसने धीमे स्वर में कहा, मतलब वह हमारे बाहर नहीं, हमारी कहानी के बीच छिपा हुआ है। छाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और उससे भी बड़ा सच यह है कि वह अब जाग रहा है। यह कहते ही छत के ऊपर आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। नारंगी शाम की जगह गहरा बैंगनी अंधकार फैल गया। बादलों के बीच एक विशाल गोल प्रकाशवृत्त उभरने लगा, किसी नेत्र जैसा नहीं, बल्कि किसी दरवाजे जैसा। और उसके भीतर से एक बहुत शांत लेकिन असहज कर देने वाली आवाज उतरी। उस भयावह और फिर भी असामान्य रूप से शांत आवाज के आसमान से उतरते ही, द ऑब्जर्वर हैज बीन वॉचिंग सिंस द फर्स्ट लाइन। पूरी छत पर एक अजीब सी स्थिरता छा गई, जैसे हवा ने बहना बंद कर दिया हो, जैसे समय खुद कुछ पलों के लिए रुक गया हो। ऊपर फैला गहरा बैंगनी आकाश अब किसी साधारण शाम का आकाश नहीं रहा था। बादलों के बीच उभरा वह विशाल गोल प्रकाशवृत्त धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा। उसकी सतह पर असंख्य पंक्तियां, शब्द और दृश्य घूम रहे थे। लाइब्रेरी की पहली रात, टूटता शून्य, लेखक वीरांश की कलम, काव्या का स्पर्श, नई दुनिया की सुबह। हर दृश्य उसी वृत्त के भीतर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई अब तक उनकी हर सांस, हर निर्णय और हर संवाद को दर्ज करता आया हो। वीरांश की आंखें उस वृत्त पर जमी थीं। उसकी सांस अब भारी थी, लेकिन भीतर कोई नया डर नहीं, बल्कि एक तीखा सवाल जन्म ले चुका था। उसने ऊपर देखते हुए कहा, अगर तू पहली पंक्ति से देख रहा था तो सामने क्यों नहीं आया? कुछ क्षण तक केवल सन्नाटा रहा, फिर वही शांत आवाज गूंजी, इस बार पहले से अधिक पास, क्योंकि कहानी तब तक पात्रों की नहीं बनती जब तक वे स्वयं अपने प्रश्नों तक न पहुंच जाए। काव्या की उंगलियां हल्का कांप उठीं। उसने धीरे से वीरांश का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में लौटती स्मृतियों की चमक साफ थी। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे याद है वह उजाला, नई दुनिया बनते समय कोई हमें देख रहा था। सामने खड़ी छाया। वीरांश ने धीमे स्वर में कहा, मैं उसी का संदेशवाहक हूँ। यह सुनते ही वीरांश की नजर तुरंत उसकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज कठोर थी, तो तू दुश्मन नहीं? छाया के होठों पर हल्की मुस्कान आई, मैं कभी दुश्मन नहीं था। मैं तुम्हारी उन स्मृतियों का संरक्षक था जिन्हें नई दुनिया बनने से पहले छिपाना जरूरी था। यह सुनते ही वीरांश के भीतर अचानक कई बिखरे दृश्य एक दूसरे से जुड़ने लगे। उसे समझ आने लगा कि क्यों उसकी यादें पूरी तरह कभी मिटी नहीं, क्यों हर नई शुरुआत में वही रास्ते, वही किताब, वही छाया लौट आती रही। तभी ऊपर के प्रकाशवृत्त के भीतर एक नया दृश्य उभरा, वही अंतिम पन्ना, वही नई दुनिया की पंक्ति। लेकिन इस बार उस पंक्ति के नीचे एक और शब्द साफ दिखाई दिया, ऑब्जर्व्ड। वीरांश की आंखें फैल गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तो यह दुनिया शुरू से ही निगरानी में थी। आवाज फिर गूंजी, निगरानी नहीं, संरक्षण। अगले ही पल छत की फर्श पर बना ऑब्जर्वर नोड का वृत्त तेजी से चमकने लगा। उससे निकलती रोशनी सीधे वीरांश और काव्या को घेरने लगी। दोनों के सामने हवा में एक पारदर्शी दृश्य उभर आया, एक कमरा, चारों ओर अनगिनत स्क्रीन, हर स्क्रीन पर उनकी कहानी के अलग अलग क्षण, और उन सब के बीच एक कुर्सी पर बैठी धुंधली आकृति, जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी आवाज सीधा उनके भीतर गूंजी, नई दुनिया अस्थिर हो रही है। कोई फिर से कहानी को लिखने की कोशिश कर रहा है? वीरांश ने तुरंत पूछा। कौन? कुछ पल के लिए स्क्रीनें तेजी से चमकीं, और फिर एक स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, बिल्कुल वीरांश जैसा, लेकिन पहले वाले लेखक या छाया से अलग। उसकी आंखों में इस बार ठंडी बुद्धि और गहरा अंधकार था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं वह हूँ जो कभी मिटा ही नहीं। काव्या की सांस अटक गई, क्योंकि स्क्रीन के नीचे एक नाम चमक रहा था। आकाश में तैरती उन अनगिनत स्क्रीन के बीच जब एक स्क्रीन पर बिल्कुल वीरांश जैसा, लेकिन कहीं अधिक ठंडा और भयावह चेहरा उभरा, और उसके नीचे चमकते अक्षरों में रेसिड्यूअल ऑथर फ्रैगमेंट लिखा दिखाई दिया। पूरी छत पर फैली रोशनी जैसे अचानक धुंधली पड़ गई। हवा में एक सिहरन दौड़ गई, मानो किसी ऐसे सच ने आकार ले लिया हो जिसे मिटा दिया गया समझा गया था। वीरांश की आंखें उस चेहरे पर जम गईं। उसकी धड़कन एक पल को रुक सी गई, क्योंकि वह चेहरा न लेखक वीरांश था, न छाया वीरांश, बल्कि उन दोनों का कोई अवशेष, कोई बचा हुआ टुकड़ था। वह स्क्रीन पर मौजूद आकृति हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमने सोचा था कि एक दुनिया लिखकर सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन कहानी का कोई भी लेखक पूरी तरह नहीं मिटता।
उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह हर शब्द को बहुत सोच समझकर उनके भीतर उतार रहा हो। काव्या वीरांश के और करीब आ गई, उसकी उंगलियां उसकी बाह पर कस गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह वही है जो नई दुनिया बनते समय बच गया था। सामने खड़ी छाया वीरांश ने भी गंभीर स्वर में सिर हिलाया। हाँ, लेखक की चेतना का शेष अंश जो अंतिम पुनर्लेखन के दौरान अलग होकर इस दुनिया की संरचना में छिप गया। वीरांश की आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्से की तीखी चमक उभरी। उसने ऊपर स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, तू चाहता क्या है? स्क्रीन पर मौजूद वह अवशेष हल्का हंसा। उसकी हंसी पूरे आसमान में गूंज गई। जो मेरा था। कथा पर नियंत्रण, यह कहते ही ऊपर की स्क्रीनें तेजी से बदलने लगीं। हर स्क्रीन पर अलग अलग संभावित भविष्य दिखाई देने लगे। एक में काव्या गायब थी, दूसरी में यूनिवर्सिटी राख बन चुकी थी, तीसरी में वीरांश अकेला खड़ा था और पूरा आकाश काले अक्षरों से भरा था, चौथी में वही पुराना शून्य वापस आ चुका था। आवाज फिर गूंजी, मैं हर संभावना देख चुका हूँ और हर संभावना में तुम असफल होते हो। वीरांश की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन तभी ऊपर का ऑब्जर्वर नोड फिर चमका और वही शांत आवाज लौट आई, यह केवल संभावना है, सत्य नहीं। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी वीरांश और काव्या के चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई सुरक्षाकवच बन रहा हो। रेसिडुअल ओथर फ्रैगमेंट की मुस्कान हल्की फीकी पड़ी। उसने पहली बार थोड़ी कठोर आवाज में कहा, तो पर्यवेक्षक भी हस्तक्षेप करेगा। आवाज फिर गूंजी, जब कहानी की स्वतंत्रता खतरे में हो। हाँ, यह सुनते ही वीरांश को अचानक अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे उसकी दबी हुई स्मृतियों का एक और दरवाजा खुल गया हो। उसके सामने बिजली की तरह दृश्य चमकने लगे। वह अंतिम क्षण जब नई दुनिया बन रही थी। टूटती कलम के भीतर से एक काला टुकड़ा अलग होकर प्रकाश में छिप गया था। उसी टुकड़े ने शायद अब यह रूप लिया था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार सब कुछ स्पष्ट होते देखा। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो यह दुनिया इसलिए अस्थिर है क्योंकि यह टुकड़ा अब भी इसकी नींव में छिपा है। छाया वीरांश ने तुरंत कहा, और उसे हटाने का एक ही तरीका है। वीरांश ने उसकी ओर देखा। क्या? छाया की आंखों में गहराई उतर आई। उसने आसमान की ओर इशारा किया, जहां स्क्रीनें अब एक जगह सिमटने लगी थीं और उनके बीच एक नई लोकेशन चमक उठी। आसमान में तैरती हुई उन अनगिनत स्क्रीन के धीरे धीरे एक बिंदु पर सिमटते ही जब चमकते अक्षरों में दी ओरिजिन लाइब्रेरी बेसमेंट लेवल उभरा। वीरांश के भीतर जैसे किसी बहुत पुरानी स्मृति ने अचानक करवट ली। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए वही पहली लाइब्रेरी, धूल भरी अलमारियां, पुरानी किताबों की गंध और वह नीली कवर वाली किताब कौंध गई। लेकिन इस बार उस दृश्य के नीचे एक गहरा अंधेरा था, जैसे उस लाइब्रेरी का कोई ऐसा हिस्सा जहां वह कभी गया ही नहीं था। काव्या ने धीमे स्वर में पूछा, बेसमेंट मतलब जड़? वीरांश ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। हाँ, अगर यह अवशेष सच में दुनिया की नींव में छिपा है तो उसकी शुरुआत वहीं से हुई होगी। छाया वीरांश ने गंभीर स्वर में कहा, ओरिजिन लाइब्रेरी इस दुनिया की स्मृतिकोर है, जहां हर पहली पंक्ति, हर मिटाई गई कहानी और हर अधूरा अंत संग्रहित है। यह सुनते ही वीरांश की आंखों में एक तीखी चमक उभरी, क्योंकि अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिख रहा था। पहली दुनिया की लाइब्रेरी, नई दुनिया की यूनिवर्सिटी, वही दोहराते रास्ते, वही किताबें, सब किसी एक मूल स्रोत से बंधे हुए थे। अगले ही पल ऊपर का प्रकाशवृत्त फीका पड़ने लगा। ऑब्जर्वर की आवाज एक बार फिर गूंजी, जल्दी जाओ। फ्रैगमेंट अपनी जड़ तक पहुंचने से पहले तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। यह सुनते ही छत की फर्श हल्का कांप उठी और उसी क्षण नीचे यूनिवर्सिटी के पूरे परिसर की लाइट्स एक साथ झिलमिलाकर बुझ गईं। शाम अब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंड घुल गई। वीरांश ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ा और दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, गलियारे की दीवारों पर शब्द अपने आप उभरने लगे, टर्न बैक, द एंड इज बिलो, मेमोरीज लाई। काले अक्षरों में लिखी वे चेतावनियां दीवारों पर रेंगती हुई जीवित लग रही थीं। काव्या ने घबराकर कहा, यह हमें डराने की कोशिश है। वीरांश की आवाज कठोर थी, या रोकने की। वे तेजी से नीचे उतरते गए। हर मंजिल पहले से अधिक अंधेरी और सुनसान होती जा रही थी। नीचे छात्रों की कोई आवाज नहीं थी। पूरा भवन जैसे अचानक खाली हो चुका था। अंततः वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, जहां मुख्य लाइब्रेरी का विशाल दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, वही रोशनी जो वीरांश ने कई दुनियाओं पहले पहली बार देखी थी।
उसने दरवाजा धीरे से खोला और जैसे ही दोनों भीतर दाखिल हुए, हवा में पुरानी किताबों, धूल और किसी अनजानी नमी की गंध फैल गई। विशाल हॉल के बीचों बीच वही पुरानी गोल मेज रखी थी, लेकिन इस बार उसके नीचे फर्श पर एक लोहे का गोल हैच बना हुआ था, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, बेसमेंट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। वीरांश कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके भीतर से कोई आवाज कह रही थी कि यही वह जगह है जहां सारी कहानी की जड़ दबी हुई है। तभी अचानक पीछे की अलमारियों के बीच से धीमी पदचाप सुनाई दी। दोनों तुरंत मुड़े और अगले ही पल अंधेरे से एक परिचित आकृति बाहर आई। वही रेसिड्यूअल ओथर फ्रैगमेंट, इस बार बिना स्क्रीन के, बिल्कुल सामने। उसकी आंखों में ठंडी चमक और होठों पर मुस्कान थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं जानता था तुम यहीं आओगे। और उसके शब्दों के साथ ही लाइब्रेरी के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लोहे के हैच पर लाल रोशनी चमकने लगी और नीचे से किसी भारी मशीन के चालू होने जैसी आवाज आने लगी। लाइब्रेरी के विशाल हॉल में जैसे ही लोहे के उस गोल हैच पर लाल रोशनी तेजी से चमकने लगी और नीचे से आती भारी धातु जैसी आवाज पूरे फर्श में कंपन पैदा करने लगी। कोर रिराइट सीक्वेंस इनिशिएटेड। वीरांश की सांसें एक पल को थम गईं। उसकी आंखें सीधे सामने खड़े उस रेसिड्यूअल ओथर फ्रैगमेंट पर जमी थीं, जो अब किसी स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ चेहरा नहीं बल्कि पूरी तरह जीवित, ठोस और भयावह रूप में उनके सामने मौजूद था। उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन ठंडी मुस्कान थी, जैसे वह इस पल का इंतजार बहुत पहले से कर रहा हो। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सच तक पहुंचने की इतनी जल्दी थी? तो लो, मैं खुद तुम्हें वहां ले चलता हूं। उसके शब्द खत्म होते ही पूरे लाइब्रेरी हॉल की अलमारियां हल्के हल्के कांपने लगीं। पुरानी किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगे और हवा में असंख्य शब्द तैरने लगे। अधूरी पंक्तियां, मिटाए गए नाम, भूले हुए अध्याय, सब जैसे जीवित होकर इस स्थान की दीवारों से बाहर निकल आए हों। काव्या वीरांश के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। यह पूरी जगह उसकी ऊर्जा से चल रही है। वीरांश ने बिना नजर हटाए कहा, नहीं, यह जगह उसकी नहीं, कहानी की जड़ है। वह सिर्फ इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। फ्रैगमेंट हल्का हंसा। उसकी हंसी गूंज की तरह चारों ओर फैल गई। कब्जा नहीं, पुनर्लेखन। यह कहते ही उसने अपनी हथेली हवा में उठाई और लोहे के हैच के चारों ओर बनी लाल रेखाएं तेजी से घूमने लगीं, जैसे कोई कोर सिस्टम सक्रिय हो चुका हो। नीचे से आती आवाज अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई, वर्ल्ड लेयर इंटेग्रिटी 63% डिक्लाइनिंग। वीरांश के भीतर चेतावनी की घंटी बज उठी, क्योंकि इसका मतलब साफ था, अगर यह क्रम पूरा हो गया तो पूरी नई दुनिया फिर से लिख दी जाएगी, और शायद इस बार सब कुछ उनकी इच्छा से नहीं होगा। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, इसे अभी रोकना होगा। फ्रैगमेंट की आंखों में ठंडी चमक और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम अब भी नहीं समझे। कोर तक पहुंचने का रास्ता मेरे बिना नहीं खुलेगा। तभी लाइब्रेरी के बीचों बीच रखी गोलमेज अचानक दो हिस्सों में बंट गई और नीचे जाता हुआ एक घुमावदार लोहे का सीढ़ीदार रास्ता दिखाई दिया। उससे नीली और लाल रोशनी एक साथ ऊपर उठ रही थी, जैसे नीचे कोई विशाल इंजन धड़क रहा हो। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, बेसमेंट। उसी क्षण पीछे की अलमारियों से अचानक कई काली छायाएं बाहर निकल आईं। वे किसी मानव आकृति जैसी थीं, लेकिन चेहरे धुंधले और खाली। फ्रैगमेंट ने हाथ फैलाते हुए कहा, ये वे अधूरी कहानियां हैं जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया था। वे छायाएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। वीरांश की आंखों में एक पल को वही पुरानी सुनहरी रोशनी चमकी, जैसे उसकी दबी हुई शक्ति फिर जाग रही हो। उसने गहरी सांस ली, काव्या का हाथ पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, हम नीचे जाएंगे, चाहे यह पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो। अगले ही पल ऊपर लाइब्रेरी की छत पर अक्षर चमकने लगे, फाइनल मेमोरी लॉक बिलो। और नीचे बेसमेंट से आती मशीन की धड़कन और तेज हो गई, मानो कहानी की असली जड़ अब केवल कुछ कदम दूर हो। लाइब्रेरी की छत पर जलते हुए अक्षरों में जैसे ही फाइनल मेमोरी लॉक बिलो उभरा, पूरा हॉल किसी विशाल धड़कते हुए दिल की तरह कांपने लगा। नीचे बेसमेंट से आती मशीन की भारी धक धक अब केवल आवाज नहीं रह गई थी, वह कंपन फर्श से होकर सीधे वीरांश की नसों तक पहुंच रही थी, जैसे नीचे कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी हो जो इस पूरी दुनिया की जड़ों को अपनी मुट्ठी में कस रही हो। सामने फैली वे काली छायाएं अब और करीब आ चुकी थीं। उनके चेहरे अब भी धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढों से हल्की लाल चमक निकल रही थी, मानो
वे अधूरी कहानियां अब केवल यादें नहीं बल्कि जीवित अवशेष बन चुकी हों। वीरांश ने काव्या का हाथ और कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी की हल्की चमक फिर से लौट आई। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पीछे मत देखना। जो भी हो, सीधे नीचे। अगले ही पल उसने तेजी से आगे बढ़कर पहली छाया को अपने कंधे से धक्का दिया। वह धुएं की तरह बिखर गई, लेकिन उसी क्षण दो और छायाएं सामने आ गईं। काव्या ने पास पड़ी एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाकर उनके रास्ते में फेंक दी। कुर्सी फर्श पर घिसटती हुई उन छायाओं से टकराई और कुछ पल का रास्ता बन गया। उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों उस खुली घुमावदार लोहे की सीढ़ी की ओर दौड़े। ऊपर खड़ा रेसिडुअल ओथर फ्रैगमेंट हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखता रहा। उसकी आवाज नीचे तक गूंज गई, जाओ। जितना नीचे जाओगे उतना ही अपने बारे में सच जानोगे। वीरांश ने एक पल को भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे। हर घुमाव के साथ ऊपर की लाइब्रेरी की रोशनी फीकी पड़ती जा रही थी और नीचे की नीली लाल रोशनी तेज होती जा रही थी। हवा में नमी और जंग की गंध घुली हुई थी। दीवारों पर पुरानी पंक्तियां उभरी थीं, कुछ आधी मिट चुकी, कुछ अधूरी, कुछ केवल नाम। जैसे यहाँ हर वह कहानी बंद थी जिसे कभी पूरा नहीं होने दिया गया। काव्या की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आवाज अब भी स्थिर थी। वीरांश, मुझे कुछ याद आ रहा है। वीरांश ने उतरते उतरते पूछा। क्या? काव्या ने कांपती आवाज में कहा, यह रास्ता। हम पहले भी यहाँ आए हैं। यह सुनते ही वीरांश के कदम एक पल को धीमे पड़ गए, क्योंकि उसी क्षण उसके भीतर भी एक स्मृति कौंधी। यही सीढ़ियाँ, यही धड़कती मशीन की आवाज और नीचे कोई बंद दरवाजा जिस पर सुनहरी मुहर लगी थी। अगले ही पल वे सीढ़ियों के अंतिम मोड़ पर पहुंचे और सामने का दृश्य देखकर दोनों ठिठक गए। बेसमेंट किसी साधारण तहखाने जैसा नहीं था। वह एक विशाल गोलाकार कक्ष था जिसकी दीवारों पर असंख्य स्क्रीन और तैरते हुए शब्द चमक रहे थे। बीचों बीच एक विशाल पारदर्शी कोर धड़क रहा था। उसके भीतर नीली और लाल ऊर्जा की धाराएं आपस में उलझ रही थीं और उसके ठीक सामने एक बड़ा सुनहरा दरवाजा था जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, मेमोरी लॉक, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टू ओरिजिनल ऑथर। वीरांश की सांस रुक गई, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी उसके सिर में बिजली सी दौड़ गई और एक दबा हुआ दृश्य पूरी ताकत से लौट आया। वह खुद उसी दरवाजे के सामने खड़ा, अपनी हथेली उस पर रखकर कह रहा था, अगर कभी मैं खुद को भूल जाऊं तो यह दरवाजा मुझे सच तक वापस ले जाएगा। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट और उम्मीद दोनों थीं। मतलब यह तुमने खुद बनाया था? वीरांश ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। और इसके पीछे वही है जिसे मैंने सबसे गहरे छिपाया था। तभी ऊपर से फ्रैगमेंट की आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से अधिक ठंडी और पास, और उसके पीछे तुम्हारा असली अंत लिखा है। द डोर ऑफ द ओरिजिनल ऑथर। बेसमेंट के उस विशाल गोलाकार कक्ष में धड़कते हुए पारदर्शी कोर की नीली और लाल रोशनी वीरांश और काव्या के चेहरों पर टूटकर पड़ रही थी और सामने खड़ा वह सुनहरा दरवाजा, मेमोरी लॉक, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टू ओरिजिनल ऑथर, जैसे केवल धातु का दरवाजा नहीं बल्कि अतीत, वर्तमान और आने वाले विनाश के बीच खड़ी अंतिम दीवार हो। वीरांश कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें उस दरवाजे पर जमी थीं और भीतर स्मृतियों का तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। उसे अपने ही शब्द याद आने लगे, अगर कभी मैं खुद को भूल जाऊं तो यह दरवाजा मुझे सच तक वापस ले जाएगा। और उसी के साथ एक और दबा हुआ दृश्य चमका, वही हाथ, वही सुनहरी मुहर, वही आखिरी स्पर्श, जैसे उसने यह सब किसी बहुत बड़े डर से बचने के लिए खुद ही बंद किया था। काव्या ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें याद आ रहा है न? वीरांश ने बिना नजर हटाए बहुत धीमे कहा, हाँ। और जितना याद आ रहा है उतना ही लग रहा है कि मैंने खुद से कुछ बहुत भयानक छिपाया था। तभी ऊपर घूमती स्क्रीनें एक साथ झिलमिलाईं और रेसिडुअल ऑथर फ्रैगमेंट की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी, दरवाजा खोलो वीरांश। आखिरकार तुम भी जानना चाहते हो कि तुमने दुनिया को क्यों दोबारा लिखा था? उसकी आवाज में उकसावा था, जैसे वह जानबूझकर वीरांश को उस सत्य की ओर धकेल रहा हो। लेकिन इस बार वीरांश की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडी दृढ़ता उतर आई। उसने काव्या की ओर देखा, जो भी इसके पीछे है वही इस सब की जड़ है। काव्या ने सिर हिलाया, उसकी आवाज स्थिर थी, और हम इसे यहीं खत्म करेंगे। अगले ही पल वीरांश धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी हथेली उस सुनहरे दरवाजे की सतह पर रख दी। जैसे ही उसकी त्वचा धातु से छुई, दरवाजे पर
उभरी मुहर तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। पूरा बेसमेंट एक पल को रोशनी में डूब गया। कोर की धड़कन अचानक तेज हो गई। थंप थंप थंप, और वीरांश के भीतर स्मृतियों का बांध टूट गया। उसने खुद को एक अलग जगह खड़ा पाया, एक अनंत सफेद कक्ष, चारों ओर केवल तैरते हुए पन्ने, असंख्य शब्द और बीच में एक मेज जिस पर वही नीली कवर वाली किताब रखी थी। लेकिन इस बार उसके सामने कोई और भी खड़ा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा और वीरांश की सांस अटक गई, क्योंकि वह चेहरा न छाया का था, न फ्रैगमेंट का, बल्कि उसका अपना था। शांत, गंभीर, आंखों में असीम थकान और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। वीरांश ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? सामने खड़े उस स्वरूप ने उत्तर दिया, मैं ओरिजिनल ओथर हूँ। तुम्हारा वह रूप जिसने पहली दुनिया के अंत को अपनी आंखों से देखा था। यह सुनते ही वीरांश के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई, क्योंकि अब तक जो भी सामने आया था वह केवल टुकड़े थे। लेकिन यह पूरा सत्य था। ओरिजिनल ओथर ने धीमे स्वर में कहा, तुमने नई दुनिया इसलिए नहीं बनाई थी कि सब कुछ बच जाए, बल्कि इसलिए बनाई थी कि काव्या मर चुकी थी। यह सुनते ही वीरांश का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं और पीछे खड़ी काव्या के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया, क्योंकि उसी क्षण पूरे कक्ष में एक नई पंक्ति आग की तरह चमकी। शी वॉज नेवर सपोज्ड टू रिटर्न। उस अनंत सफेद कक्ष में तैरते पन्नों और बिखरती सुनहरी रोशनी के बीच जैसे ही आग की तरह चमकते अक्षरों में शी वॉज नेवर सपोज्ड टू रिटर्न उभरा। समय मानो एक पल के लिए पूरी तरह ठहर गया। वीरांश की सांस उसके सीने में अटक गई। उसकी आंखें पहले ओरिजिनल ओथर के चेहरे पर जमी रहीं और फिर धीरे धीरे पीछे खड़ी काव्या की ओर मुड़ी। काव्या का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो केवल किसी बाहरी खतरे का नहीं बल्कि अपने अस्तित्व पर उठे सवाल का होता है। उसकी उंगलियां अनजाने में कांप रही थीं, जैसे उसके भीतर भी कोई दबी हुई स्मृति जागने लगी हो। वीरांश की आवाज बेहद धीमी लेकिन कांपती हुई निकली, क्या मतलब? सामने खड़ा ओरिजिनल ओथर कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द की एक गहरी परत थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, पहली दुनिया के अंत में काव्या को बचाया नहीं जा सका था। यह सुनते ही वीरांश के भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। उसकी आंखों के सामने तेजी से दृश्य चमकने लगे। टूटती हुई इमारत, गिरती हुई किताबों की अलमारियां, धुएं से भरा आसमान और उन सब के बीच काव्या का हाथ उससे छूटता हुआ। उसकी आवाज, भागो वीरांश, कहानी को बचाओ। वीरांश का पूरा शरीर जैसे उस स्मृति के दर्द से भर गया। उसने एक कदम पीछे लिया। उसकी आवाज भारी थी, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ओरिजिनल ओथर ने गहरी सांस ली, यही सच है। और उसी रात तुमने शून्य में बैठकर नई दुनिया लिखी। उसके शब्द हवा में धीरे धीरे तैरते हुए वीरांश के भीतर उतरते गए। तुमने दुनिया को दोबारा इसलिए नहीं लिखा कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुमने उसे केवल एक व्यक्ति के लिए फिर से बनाया। वीरांश की आंखें धीरे धीरे काव्या की ओर उठीं। काव्या अब भी स्तब्ध खड़ी थी, जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुराना ताला टूट रहा हो। उसने फुसफुसाकर कहा, तो मैं ओरिजिनल ओथर की आवाज और भी गहरी हो गई। तुम वह काव्या नहीं हो जो पहली दुनिया में थी। तुम उसकी स्मृति, उसकी आत्मा और वीरांश की अधूरी चाहत से बनी नई अस्तित्व रेखा हो। यह सुनते ही पूरे सफेद कक्ष की रोशनी अचानक कांप उठी, जैसे यह सत्य खुद इस दुनिया की स्थिरता को तोड़ रहा हो। पीछे कहीं से रेसिड्यूअल ओथर फ्रैगमेंट की ठंडी हंसी गूंजी, अब समझे, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रुटि है। वीरांश ने गुस्से से चारों ओर देखा, लेकिन उसकी आवाज भीतर से टूटी हुई थी। चुप रह। फ्रैगमेंट की आवाज फिर आई। नई दुनिया की नींव एक असंभव वापसी पर रखी गई थी, इसलिए यह दुनिया लगातार टूट रही है। उसी क्षण काव्या की आंखों के सामने भी दृश्य चमकने लगे। एक गिरती हुई लाइब्रेरी, उसका खुद का धुंधला पड़ता चेहरा और वीरांश का चीखते हुए उसका नाम पुकारना। वह एक पल को लड़खड़ा गई। वीरांश तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उसे संभाल लिया। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक नई स्पष्टता भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हारी लिखी हुई हूँ। वीरांश की सांस रुक गई, लेकिन उसने बिना एक पल गवाए उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी, नहीं, तुम केवल लिखी हुई नहीं हो, तुम मेरी हर दुनिया का सच हो। यह सुनते ही ओरिजिनल ओथर की आंखों में पहली बार हल्की चमक आई, लेकिन उसी क्षण पूरे कक्ष की दीवारों पर लाल दरारें उभरने लगीं
और ऊपर अक्षर चमक उठे। वर्ल्ड कोलैप्स इमिनेंट। अनंत सफेद कक्ष की दीवारों पर जैसे ही लाल दरारें सांपों की तरह रेंगती हुई फैलने लगीं और ऊपर आग जैसे चमकते अक्षरों में पैराडॉक्स डिटेक्टेड, वर्ल्ड कोलैप्स इमिनेंट उभरा। पूरा अस्तित्व मानो एक साथ कांप उठा। हवा में तैरते पन्ने बेतहाशा घूमने लगे, शब्द अपनी जगह छोड़कर टूटते तारों की तरह बिखरने लगे, और नीचे की अदृश्य जमीन में ऐसी कंपन दौड़ गई जैसे किसी विशाल दुनिया की जड़ें टूट रही हों। काव्या अब भी वीरांश की बाहों के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसुओं के पीछे पहली बार अपने अस्तित्व का सच झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तो मैं सच में एक स्मृति हूँ। वीरांश ने तुरंत उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, नहीं, तुम सिर्फ स्मृति नहीं हो, तुम वह वजह हो जिसके लिए मैंने सब कुछ दोबारा बनाया। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ प्रेम और टूटन दोनों साथ थे कि कुछ पल के लिए पूरा कक्ष जैसे शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल ऊपर से रेसिडुअल ओथर फ्रैगमेंट की ठंडी आवाज फिर गूंजी, और यही वजह है कि यह दुनिया अब खत्म होने वाली है। उसकी हंसी के साथ ही दीवारों की दरारें और तेजी से फैलने लगीं। सफेद कक्ष के दूर छोर टूटकर अंधेरे शून्य में बदलने लगे। तैरते पन्नों पर लिखे शब्द एक एक करके मिटते जा रहे थे। नाम, स्थान, यादें, संवाद, सब जैसे अस्तित्व से बाहर धकेले जा रहे हों। ओरिजिनल ओथर ने तेज आवाज में कहा, वीरांश, समय बहुत कम है। वीरांश तुरंत उसकी ओर मुड़ा। ओरिजिनल ओथर की आंखों में अब कोई रहस्य नहीं, केवल कठोर सत्य था। या तो तुम इस दुनिया को स्थिर रखने के लिए काव्या को मिटा दो, या फिर इस दुनिया के साथ खुद भी समाप्त हो जाओ। यह सुनते ही समय जैसे फिर एक पल को रुक गया। वीरांश की सांसें भारी हो गईं। उसकी पकड़ काव्या के हाथ पर और कस गई। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब शांति भी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरी वजह से सब खत्म हो रहा है तो मुझे जाने दो। वीरांश की आंखों में एक पल को क्रोध, दर्द और भय एक साथ चमक उठे। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज इस बार पहले से कहीं अधिक ठोस थी। मैंने एक दुनिया खोकर दूसरी बनाई थी, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगा। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके होठों पर हल्की कापती मुस्कान आ गई। उसी क्षण ऊपर से फ्रैगमेंट की आवाज गूंजी, भावनाएं हमेशा लेखकों को कमजोर करती हैं। और अगले ही पल उसके शब्दों के साथ पूरे कक्ष के बीचों बीच एक विशाल काली दरार फट पड़ी। उस दरार के भीतर वही पुराना शून्य दिखाई दिया, जहां से पहली दुनिया समाप्त हुई थी। वीरांश ने उसे देखते ही सब कुछ याद कर लिया। वही अंत, वही अकेलापन, वही चीख, वही निर्णय। उसने एक गहरी सांस ली और ओरिजिनल ओथर की ओर देखा। क्या तीसरा रास्ता है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ओरिजिनल ओथर की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, है। लेकिन वह रास्ता केवल ओरिजिनल ओथर और न्यू ओथर के एक होने से खुलेगा। यह सुनते ही वीरांश की आंखों में सुनहरी रोशनी फिर तेजी से चमक उठी, और उसी क्षण उसके सामने हवा में एक नई पंक्ति उभरी। अनंत सफेद कक्ष के टूटते हुए किनारों, हवा में बिखरते शब्दों और नीचे फटते शून्य के बीच जैसे ही चमकते अक्षरों में ओथर मर्ज प्रोटोकॉल अवेलेबल उभरा। वीरांश की आंखों में सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई, मानो उसके भीतर दबी हुई हर स्मृति, हर अधूरा निर्णय और हर टूटी हुई दुनिया एक साथ जाग उठी हो। चारों ओर फैलती लाल दरारें अब इतनी गहरी हो चुकी थीं कि सफेद कक्ष के कई हिस्से पूरी तरह अंधेरे शून्य में गिर चुके थे। हवा में उड़ते पन्ने राख की तरह बिखर रहे थे, लेकिन उस सब के बीच ओरिजिनल ओथर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक महीन चमक थी। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, यही एक रास्ता है। अगर तुम और मैं एक हो जाए तो यह दुनिया अपनी मूल स्थिरता वापस पा सकती है। वीरांश ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें भारी थीं लेकिन आवाज दृढ़। और उसके बाद ओरिजिनल ओथर ने कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया के लेखक होने का पूरा सच और पूरा भार उठाना होगा। काव्या ने तुरंत वीरांश का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। इसका मतलब? ओरिजिनल ओथर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर मर्ज असफल हुआ तो दोनों चेतनाएं मिट जाएंगी और दुनिया तुरंत ढह जाएगी। यह सुनते ही पूरे कक्ष में एक पल को भयावह सन्नाटा छा गया। केवल नीचे धड़कते शून्य की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वीरांश की आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। उसने धीरे से काव्या का हाथ थामा, उसकी ओर देखकर कहा, मैंने पहली दुनिया में तुम्हें खोया था, दूसरी दुनिया में तुम्हारे लिए जिया।
अब तीसरी बार मैं भागूंगा नहीं। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी क्षण ऊपर से रेसिडुअल ओथर फ्रैगमेंट की ठंडी हंसी फिर गूंजी। तो आखिर तुम वही गलती फिर करने जा रहे हो। उसके शब्दों के साथ ही सफेद कक्ष के ऊपर काला धुआं जमा होने लगा और उस धुएं से उसका चेहरा उभर आया। उसकी आंखों में तीखी लाल चमक थी। मर्ज होने से पहले मैं इस दुनिया को अपने नाम कर दूंगा। अगले ही पल उसने हाथ फैलाया और हवा में तैरते पन्ने काले होकर घूमने लगे। वे शब्द अब तलवारों जैसे नुकीले अक्षरों में बदल गए और वीरांश की ओर टूट पड़े। लेकिन उसी क्षण ओरिजिनल ओथर आगे बढ़ा। उसकी हथेली से तेज सुनहरी रोशनी निकली और उन शब्दों को बीच हवा में रोक दिया। उसने तेज आवाज में कहा, अब देर मत करो। वीरांश ने गहरी सांस ली और जैसे किसी अदृश्य निर्णय पर पहुंच गया हो, वह ओरिजिनल ओथर के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, एक में अतीत का दर्द, दूसरे में वर्तमान की आग। और अगले ही पल दोनों ने अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रख दीं। उसी क्षण पूरा कक्ष सुनहरी और नीली रोशनी से फट पड़ा। नीचे का शून्य कांप उठा। चारों ओर बिखरे पन्ने तेजी से घूमते हुए एक विशाल प्रकाश चक्र में बदल गए। वीरांश के भीतर स्मृतियों का सैलाब टूट पड़ा। पहली लाइब्रेरी, काव्या का गिरता हाथ, नई दुनिया की पहली पंक्ति, यूनिवर्सिटी की छत, ऑब्जर्वर की आवाज, सब एक साथ उसके भीतर समाने लगा। उसकी चीख पूरे शून्य में गूंज उठी और उसी क्षण हवा में आग की तरह एक नई पंक्ति चमकी। अजय सिस्टम एपिसोड 371 मर्ज सीक्वेंस 47%। सुनहरी और नीली रोशनी के उस विराट विस्फोट के बीच जब हवा में जलते अक्षरों की तरह मर्ज सीक्वेंस 47% कंप्लीट चमका, पूरा अनंत सफेद कक्ष मानो अपनी सीमाएं खोने लगा। दीवारें अब दीवारें नहीं रहीं, वे स्मृतियों की धाराओं में बदल चुकी थीं, जिनमें पहली दुनिया के टूटते दृश्य, दूसरी दुनिया की लिखी हुई पंक्तियां, काव्या की मुस्कान, उसका खोना, उसका लौटना, सब एक साथ बह रहा था। वीरांश की हथेली अब भी ओरिजिनल ओथर की हथेली से जुड़ी थी, लेकिन उस स्पर्श के भीतर केवल स्पर्श नहीं, दो अलग चेतनाओं, दो अलग दर, दो अलग इच्छाओं का टकराव चल रहा था। उसके सिर के भीतर जैसे हजारों आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, उसे बचाओ, दुनिया को स्थिर करो, अतीत को मत दोहराओ। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों के सामने सफेद और सुनहरी चमक इतनी तेज थी कि जैसे पूरा अस्तित्व उसी रोशनी में घुल रहा हो। तभी अचानक एक तीखी काली लहर उस प्रकाश चक्र से टकराई और ऊपर धुएं में उभरा रेसिडुअल ओथर फ्रैगमेंट का चेहरा और भी विकृत हो गया। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं। मैं तुम्हें एक नहीं होने दूंगा। उसके शब्द पूरे कक्ष में गरज की तरह गूंजे। अगले ही पल काले अक्षरों की धाराएं बिजली की तरह नीचे गिरीं और मर्ज सर्कल को तोड़ने लगीं। सुनहरी रोशनी में दरारें उभर आईं। काव्या ने घबराकर कहा, वीरांश। लेकिन उसी क्षण वीरांश की आंखों में सुनहरी चमक और प्रखर हो उठी। उसके भीतर जैसे दोनों चेतनाओं की स्मृतियां एक साथ स्पष्ट होने लगीं। उसे पहली दुनिया का वह अंतिम क्षण पूरी स्पष्टता से याद आया। गिरती लाइब्रेरी, काव्या का हाथ छूटना और फिर शून्य में बैठकर पहली पंक्ति लिखना, अगर दुनिया उसे छीन सकती है तो मैं नई दुनिया बना दूंगा। यह स्मृति उसके भीतर बिजली की तरह दौड़ी। ओरिजिनल ओथर की आवाज उसके मन के भीतर गूंजी, अपनी इच्छा को स्थिर करो, नहीं तो मर्ज टूट जाएगा। वीरांश ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर उमड़ती हर स्मृति को पकड़ना शुरू किया। दर्द, प्रेम, पछतावा, आशा, और उन सबके केंद्र में केवल एक चेहरा था, काव्या। तभी ऊपर चमकते अक्षर अचानक बदले, मर्ज सीक्वेंस 63% कंप्लीट। लेकिन उसी क्षण नीचे का शून्य और भी चौड़ा फट गया। पूरी जमीन जैसे खिसकने लगी। काव्या लड़खड़ाई। उसके पैरों के नीचे का हिस्सा टूटकर अंधेरे में गिरने लगा। वीरांश ने आंखें खोलीं और उसे गिरते देखा। उसकी सांस जैसे रुक गई। उसने एक पल भी सोचे बिना अपनी दूसरी बाह उसकी ओर बढ़ाई और उसे कसकर पकड़ लिया। अब वह एक हाथ से काव्या को थामे था और दूसरी हथेली से मर्ज सर्कल को बनाए हुए था। उसकी नसें तन गईं, माथे पर पसीना चमक उठा। ओरिजिनल ओथर की आवाज गंभीर हो गई, तुम दो दिशाओं में खुद को बांट रहे हो, इससे सीक्वेंस अनस्टेबल हो जाएगा। ऊपर अक्षर लाल हो उठे, मर्ज इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। रेसिडुअल फ्रैगमेंट की हंसी फिर गूंजी, यही तुम्हारी कमजोरी है वीरांश। तुम हमेशा कहानी और काव्या के बीच फंस जाते हो। लेकिन वीरांश की आंखों में इस बार कोई भय नहीं था। उसने काव्या का हाथ और कसकर पकड़ते हुए दांत भींचकर कहा, नहीं, इस बार दोनों को बचाऊंगा।
उसी क्षण उसके भीतर से एक नई ऊर्जा फूटी, सुनहरी और नीली रोशनी मिलकर सफेद आग में बदल गई और हवा में अगली पंक्ति चमक उठी। सफेद आग की तरह जलती हुई वह सम्मिलित रोशनी पूरे अनंत कक्ष में फैल चुकी थी और हवा में चमकते अक्षरों में जैसे ही मर्ज सीक्वेंस 81% कंप्लीट उभरा, पूरा शून्य किसी विशाल तूफान की तरह गरज उठा। नीचे फटी हुई अंधेरी दरार अब एक अथाह खाई में बदल चुकी थी, जिसकी गहराई का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी खाई के किनारे वीरांश एक हाथ से काव्या को थामे और दूसरे हाथ से ओरिजिनल ओथर के साथ मर्ज सर्कल को बनाए हुए अपनी पूरी शक्ति से खड़ा था। उसकी नसें तन चुकी थीं, हथेली से निकलती सुनहरी और नीली रोशनी अब सफेद ज्वाला बनकर ऊपर उठ रही थी। रेसिड्यूअल ओथर फ्रैगमेंट का धुएं से बना चेहरा ऊपर घूमते हुए पन्नों के बीच और विकृत हो गया। उसकी लाल आंखें पागल क्रोध से चमक रही थीं। नहीं, यह असंभव है, तुम दोनों को नहीं बचा सकते। उसकी आवाज कक्ष की हर दीवार से टकराकर गूंज उठी और अगले ही पल उसने अपने चारों ओर घूमते काले अक्षरों को एक विशाल भाले जैसी आकृति में बदल दिया। वह अंधेरा शब्द भाला बिजली की गति से सीधे मर्ज सर्कल की ओर बढ़ा। काव्या ने भय से वीरांश का नाम पुकारा, लेकिन उसी क्षण वीरांश की आंखों के भीतर की सुनहरी रोशनी और भी तीखी हो उठी। उसके भीतर दोनों चेतनाओं की स्मृतियां अब एक दूसरे में घुलने लगी थीं। पहली दुनिया का दर्द, दूसरी दुनिया की उम्मीद और तीसरी बार सब कुछ बचाने की जिद। उसने दांत भींचते हुए अपने भीतर से पूरी इच्छा शक्ति बाहर निकाली। सफेद आग उसके चारों ओर ढाल की तरह फैल गई और वह काला भाला उससे टकराकर चिंगारियों में टूट गया। ऊपर अक्षर फिर चमके, मर्ज सीक्वेंस 89% कंप्लीट। ओरिजिनल ओथर की आवाज अब वीरांश के भीतर से आने लगी, मानो दोनों की चेतनाएं धीरे धीरे एक हो रही हों। अब आखिरी बाधा बाकी है। वीरांश की सांसें भारी थीं। उसने पूछा, क्या? उत्तर आने से पहले ही पूरा कक्ष अचानक कांप उठा और उनके सामने हवा फटती हुई दो हिस्सों में बंट गई। उस दरार से एक नया दृश्य उभरा। पहली दुनिया का वही अंतिम क्षण, टूटती लाइब्रेरी, गिरती छत और मलबे के नीचे दबती हुई काव्या। उसकी फैली हुई हथेली वीरांश की ओर बढ़ी हुई। उसकी आवाज गूंज रही थी, भागो, कहानी को बचाओ। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि वीरांश का दिल फिर उसी पुराने दर्द से भर उठा। उसके हाथ एक पल को कांप गए और ऊपर अक्षर तुरंत लाल हो गए। इमोशनल ब्रीच डिटेक्टेड। मर्ज सर्कल की सफेद आग डगमगाने लगी। रेसिड्यूअल फ्रैगमेंट की हंसी पूरे शून्य में गूंज गई। देखा, तुम्हारा सबसे बड़ा घाव अभी भी वही है। काव्या ने नीचे लटकते हुए वीरांश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से अधिक मजबूत, वीरांश, इस बार उस स्मृति को बदल दो। यह सुनते ही वीरांश के भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने पहली बार उस दृश्य को केवल दर्द की तरह नहीं बल्कि निर्णय की तरह देखा। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, इस बार कहानी नहीं, हम दोनों बचेंगे। उसी क्षण उसकी आंखों से तेज सुनहरी चमक फूटी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और पहली दुनिया का वह दृश्य हवा में दरकने लगा, जैसे उसकी स्मृति पर उसका खुद का अधिकार वापस आ गया हो। ओरिजिनल ओथर की आवाज गर्व से भरी थी, यही है अंतिम कुंजी। अगले ही पल पूरा मर्ज सर्कल सफेद सूर्य की तरह चमक उठा और हवा में अगली पंक्ति आग की तरह उभरी। सफेद सूर्य की तरह जलता हुआ वह मर्ज सर्कल अब पूरे अनंत कक्ष का केंद्र बन चुका था। उसकी रोशनी इतनी प्रचंड थी कि टूटती हुई दीवारें, बिखरते पन्ने और नीचे फैला अथाह शून्य सब उसी प्रकाश में कांपते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही हवा में अग्नि जैसे चमकते अक्षरों में मर्ज सीक्वेंस 97% कंप्लीट, फाइनल चॉइस पेंडिंग उभरा, समय जैसे एक बार फिर अपनी गति खो बैठा। वीरांश का हाथ अब भी काव्या को थामे हुए था। उसकी उंगलियां इतनी कस चुकी थीं कि जैसे वह केवल उसका हाथ नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को पकड़कर रखे हुए हो। दूसरी ओर उसकी हथेली ओरिजिनल ओथर की चेतना से जुड़ी थी और अब दोनों की स्मृतियां लगभग एक हो चुकी थीं। पहली दुनिया का दर्द, दूसरी दुनिया का पुनर्जन्म, तीसरी बार सब कुछ बचाने की जिद, सब एक ही चेतना में समा रहा था। तभी पूरे कक्ष में अचानक एक गहरी, यांत्रिक लेकिन भयावह आवाज गूंजी, फाइनल चॉइस रिक्वायर्ड, स्टेबलाइज वर्ल्ड और प्रिजर्व पैराडॉक्स। हवा में दो विशाल प्रकाशद्वार उभर आए। पहला सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, उसके ऊपर लिखा था, वर्ल्ड स्टेबिलिटी, रिमूव अनोमली। दूसरा नीली सफेद रोशनी में धड़क रहा था, प्रीजर्व काव्य, रिराइट रियलिटी। काव्या की सांस जैसे रुक गई। उसकी आंखें उन दोनों द्वारों पर जमी रहीं।
उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मतलब अगर तुम पहली राह चुनोगे तो ओरिजिनल ओथर की आवाज अब सीधे वीरांश के भीतर से आई तो दुनिया स्थिर हो जाएगी। लेकिन काव्या इस वास्तविकता से मिट जाएगी। अगले ही पल दूसरी ओर से आवाज आई, और अगर दूसरी राह उत्तर आया तो दुनिया को पूरी तरह दोबारा लिखा जाएगा। लेकिन इस बार कोई गारंटी नहीं कि तुम वही रहोगे जो अभी हो। पूरा शून्य फिर कांप उठा। रेसिड्यूअल ओथर फ्रैगमेंट की आवाज चारों ओर गूंजी, चुनो वीरांश। कहानी या प्रेम, उसकी हंसी अंधेरे में गूंजती रही, लेकिन वीरांश की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, केवल एक बहुत गहरी शांति उतर आई थी। उसने नीचे लटकती काव्या को ऊपर खींच लिया और उसे अपने पास खड़ा कर लिया। काव्या की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर मेरी वजह से सब खतरे में है तो पहली राह चुन लो। वीरांश कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में पूरी दुनिया समाई हो। फिर उसने बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहा, मैंने एक बार तुम्हें खोकर दुनिया बनाई थी, अब दुनिया खोनी पड़ी तो भी तुम्हें नहीं खोऊंगा। यह सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके होठों पर एक कांपती मुस्कान आ गई। उसी क्षण रेसिड्यूअल फ्रैगमेंट चीखा, मूर्ख, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। लेकिन वीरांश ने उसकी ओर देखे बिना अपना हाथ दूसरे प्रकाशद्वार की ओर बढ़ा दिया। प्रिजर्व काव्य, रिराइट रियलिटी। जैसे ही उसकी उंगलियां उस नीली सफेद रोशनी को छुईं, पूरा कक्ष सफेद विस्फोट में डूब गया। नीचे का शून्य ऊपर उठने लगा, दीवारें टूटकर प्रकाश में बदलने लगीं, और हवा में अंतिम चेतावनी आग की तरह चमकी। नीली सफेद रोशनी को छूते ही जैसे पूरा अस्तित्व एक साथ फट पड़ा। टोटल रियलिटी रिराइट इनिशिएटेड के जलते हुए अक्षर अनंत शून्य में बिजली की तरह चमक उठे, और अगले ही पल सफेद कक्ष, टूटती दीवारें, बिखरते पन्ने, नीचे फैला अथाह अंधकार, सब कुछ रोशनी की एक विराट लहर में घुलने लगा। वीरांश ने केवल इतना महसूस किया कि काव्या का हाथ उसकी हथेली में और कस गया है, और फिर समय, स्मृतियां, आवाजें, दर्द, सब एक तेज घूमते भंवर में बदल गए। उसके चारों ओर अनगिनत दृश्य एक साथ चमकने लगे। पहली दुनिया का पतन, दूसरी दुनिया की पहली पंक्ति, लाइब्रेरी का बेसमेंट, ओरिजिनल ओथर का चेहरा, रेसिड्यूअल फ्रैगमेंट की हंसी, सब जैसे किसी अदृश्य कलम से मिटाए और दोबारा लिखे जा रहे हों। उसकी चेतना के भीतर हजारों पंक्तियां एक साथ बहने लगीं। वर्ल्ड लेयर एक इरेज्ड, मेमोरी स्ट्रीम रिरिटन, कोर आइडेंटिटी प्रेजर्व्ड। हर शब्द उसके भीतर किसी हथौड़े की तरह पड़ रहा था। लेकिन उस तूफान के केंद्र में केवल एक चीज स्थिर थी, काव्या की उंगलियों का स्पर्श। तभी उसके भीतर ओरिजिनल ओथर की आवाज आखिरी बार गूंजी, अब से तुम केवल लेखक नहीं, वास्तविकता के मूल हो। अगले ही पल वह आवाज वीरांश के भीतर पूरी तरह समा गई, जैसे दोनों चेतनाएं अब सचमुच एक हो चुकी हों। उसकी आंखों के सामने अचानक एक नई दुनिया का प्रारूप बनने लगा। विशाल शहर, चमकती इमारतें, शांत आसमान, जीवित लोग, स्थिर स्मृतियां। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हर दृश्य में हल्का सा बदलाव था, जैसे कहानी को नए नियमों के साथ फिर से बुना जा रहा हो। रेसिड्यूअल ओथर फ्रैगमेंट की आवाज इस बार दूर से नहीं बल्कि टूटते हुए शून्य के भीतर से आई, तुम सोचते हो यह अंत है? नहीं वीरांश, हर रिराइट अपने साथ एक कीमत लाता है। उसकी हंसी अधूरी रह गई क्योंकि अगले ही क्षण नीली सफेद ज्वाला ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसके काले अक्षर जलते हुए राख की तरह बिखरने लगे, लेकिन मिटने से पहले उसकी लाल आंखें आखिरी बार चमकीं। इस बार जो लौटेगा वह वही नहीं होगा। यह सुनते ही वीरांश का दिल एक पल को कांपा, लेकिन फिर सब कुछ सफेद हो गया। न समय, न स्थान, न ध्वनि, केवल एक गहरी, शांत रोशनी। और फिर अचानक एक धीमी हवा का स्पर्श। वीरांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने खुला नीला आसमान था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉन में लेटा हुआ था। उसके आसपास छात्र छात्राओं की आवाजें, दूर हंसी, कदमों की आहट, सब कुछ सामान्य, इतना सामान्य कि एक पल को उसे लगा जैसे यह सब सपना था। लेकिन अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसकी हथेली अब भी किसी का हाथ थामे हुए है। उसने तुरंत सिर घुमाया। काव्या उसके ठीक पास घास पर बैठी थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें इस बार अजीब सी गहराई थी, जैसे वह भी सब कुछ याद रखे हुए हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम फिर से दुनिया लिख लाए। वीरांश कुछ पल उसे बस देखता रह गया। उसकी सांस जैसे वापस लौटी, लेकिन उसी क्षण दूर यूनिवर्सिटी की मुख्य बिल्डिंग की कांच की दीवार पर लाल अक्षर एक पल के लिए चमके और गायब हो गए।
यूनिवर्सिटी कैंपस के उस शांत लॉन पर हल्की धूप और धीमी हवा के बीच सब कुछ पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां सरसराकर जैसे किसी पुराने गीत की धुन बना रही थीं, दूर गलियारे में छात्रों की हंसी गूंज रही थी और सामने काव्या उसी शांत मुस्कान के साथ बैठी थी। लेकिन वीरांश की आंखों के भीतर अभी अभी गुजरे शून्य टूटती दुनियाएं और फिर से लिखी गई वास्तविकता की सफेद ज्वाला अब भी जल रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हुईं। उसने अपनी हथेली में काव्या की उंगलियों का स्पर्श और कसकर महसूस किया, मानो खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह सपना नहीं है। तभी उसकी नज़र दूर मुख्य बिल्डिंग की कांच की दीवार पर एक पल के लिए चमके और तुरंत गायब हो चुके लाल अक्षरों की स्मृति पर अटक गई। रिराइट कंप्लीट, हिडन एरर रिमेन्स। उसके भीतर तुरंत एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने भी देखा था। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में वही गहराई उतर आई जो केवल किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने असंभव को देखा हो। उसने बहुत धीमे कहा, हाँ, और मुझे लगता है यह दुनिया पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। वीरांश का दिल जैसे फिर तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, सब सामान्य था, लेकिन अब उसकी नजरें हर चीज को एक लेखक की तरह पढ़ रही थीं। पेड़ों की छाया, छात्रों की चाल, हवा का बहना, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। तभी दूर यूनिवर्सिटी की घड़ी ने 9 बार घंटी बजाई, टन टन टन, और उसी क्षण वीरांश के भीतर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मुख्य बिल्डिंग की ओर बुला रही हो। काव्या ने भी उसी दिशा में देखा, वहीं से आया था वह संदेश। वीरांश धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी आंखों में फिर वही सतर्क चमक लौट आई, तो वही जवाब भी मिलेगा। दोनों तेज कदमों से बिल्डिंग की ओर बढ़े। रास्ते में सब कुछ सामान्य था। छात्र बातें कर रहे थे, कोई सीढ़ियों पर बैठा किताब पढ़ रहा था, कोई हंसते हुए गुजर रहा था। लेकिन वीरांश को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ चेहरे 2 पल के लिए धुंधले होकर बदल रहे हैं, जैसे किसी पंक्ति को बार बार संपादित किया जा रहा हो। उसने एक लड़के को देखा जो चलते चलते एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी आंखें खाली थीं और फिर अगले ही क्षण वह सामान्य होकर आगे बढ़ गया। वीरांश की भौहें सिकुड़ गईं। यह रिराइट की रेसिडुअल ग्लिच है, काव्या ने धीमे स्वर में कहा, या फिर हिडन एरर। दोनों मुख्य बिल्डिंग के सामने पहुंचे। कांच की ऊंची दीवारें धूप में चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही वीरांश ने दरवाजे को छुआ, पूरे कांच में अचानक लाल लकीरें दौड़ गईं और उसी पर जलते अक्षरों में फिर वही चेतावनी उभरी, एरर नोड एक्टिव, लेवल B1। वीरांश और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए कि यह वही जगह है जहां पहली बार सब शुरू हुआ था। वे तुरंत नीचे बेसमेंट की ओर भागे। सीढ़ियां उतरते हुए वीरांश के भीतर पुरानी स्मृतियां फिर जागने लगीं। वही धातु की गंध, वही ठंडी हवा, वही दबा हुआ डर। लेकिन इस बार बेसमेंट पहले जैसा नहीं था। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरा कमरा लगभग खाली था। बीच में केवल एक अकेला कंप्यूटर टर्मिनल चल रहा था। उसकी स्क्रीन पर काले बैकग्राउंड पर लाल अक्षर टिमटिमा रहे थे। वीरांश धीरे धीरे उसके पास गया। स्क्रीन पर एक ही पंक्ति चमक रही थी, 1 कैरेक्टर डिड नॉट रीसेट। उसके नीचे एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, और जैसे ही वह पूरी तरह स्पष्ट हुआ, वीरांश की सांस थम गई। बेसमेंट के उस ठंडे, लगभग खाली कमरे में केवल एक कंप्यूटर टर्मिनल की लाल चमकती स्क्रीन पूरे अंधेरे को चीर रही थी, और जैसे ही उस पर उभरे शब्द ऑब्जर्वर स्टिल प्रेजेंट वीरांश की आंखों में उतरे, उसके भीतर जैसे एक साथ कई बंद दरवाजे खुल गए। उसकी सांस अनजाने में भारी हो गई, उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं, क्योंकि यह नाम केवल किसी किरदार का नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति का था जिसने शुरू से हर मोड़ पर उनकी कहानी को देखा, मोड़ा और कभी कभी दिशा भी दी थी। काव्या उसकी बगल में खड़ी स्क्रीन को घूर रही थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन सतर्क थी, मतलब रिराइट के बाद भी वह मिटा नहीं। वीरांश ने बिना नजर हटाए बहुत धीरे कहा, या फिर वह कभी इस दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उसी क्षण अपनी मौजूदगी जता दी हो। स्क्रीन पर शब्द धीरे धीरे बदलने लगे, लाल अक्षर बहते हुए नई पंक्ति में ढल गए, एक्सेस मेमोरी लॉग। उसके नीचे 2 विकल्प चमक उठे, यस बटा नो। वीरांश ने बिना एक पल गवाए यस को दबा दिया। अगले ही क्षण पूरी स्क्रीन सफेद चमक में डूब गई और कमरे की दीवारें जैसे एक विशाल स्मृति पर्दे में बदल गईं। उनके सामने दृश्य उभरने लगा, पहली दुनिया की वही लाइब्रेरी, गिरती हुई छत, धुएं और टूटते मलबे के बीच भागता हुआ वीरांश, और दूर खड़ी काव्या
लेकिन इस बार दृश्य में कुछ नया था। ऊपरी मंजिल की टूटी रेलिंग पर कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला, शरीर काले कोट में ढका हुआ, आंखों की जगह केवल दो हल्की लाल चमकती बिंदुएं। वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था, न मदद न हस्तक्षेप, केवल देखना। काव्या ने घबराकर फुसफुसाया, वह वही है। वीरांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसके भीतर पहली दुनिया की स्मृतियां और स्पष्ट होने लगीं। उसने देखा कि जब मलबा गिरा था, उसी पल उस छाया ने हल्का सा हाथ उठाया था, और फिर समय की दिशा बदल गई थी। दृश्य तेजी से आगे बढ़ा। शून्य में अकेला बैठा वीरांश नई दुनिया लिख रहा है, और उसी अंधेरे के किनारे वही छाया फिर खड़ी है। इस बार उसकी आवाज पहली बार सुनाई दी, क्या तुम सच में उसे वापस लाना चाहते हो? यह वही आवाज थी जो शुरुआत से हर मोड़ पर गूंजती रही थी। ऑब्जर्वर की आवाज। वीरांश का दिल जोर से धड़का। तो पहली रिराइट का विचार उसी ने मेरे मन में डाला था। दृश्य फिर बदला। दूसरी दुनिया, यूनिवर्सिटी, काव्या की वापसी, और हर महत्वपूर्ण मोड़ पर दूर खड़ी वही छाया, हमेशा देखती हुई, कभी कभी केवल एक शब्द बोलती हुई, जैसे किसी बड़े प्रयोग का निरीक्षण कर रही हो। अचानक स्मृति दृश्य टूट गया और पूरा कमरा फिर बेसमेंट में बदल गया। लेकिन इस बार कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल अक्षरों की जगह सफेद शब्द चमक रहे थे। ही वॉज नेवर अ कैरेक्टर। वीरांश और काव्या दोनों एक साथ सन्न रह गए। अगले ही पल कमरे के पीछे अंधेरे कोने से धीमी ताली की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। दोनों ने तुरंत पलटकर देखा, और वहां अंधेरे और हल्की सफेद रोशनी के बीच वही काला कोट पहने लंबी आकृति धीरे धीरे आगे आई। उसका चेहरा अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक इस बार पहले से कहीं अधिक तीखी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, और उसने शांत, लगभग परिचित स्वर में कहा, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, वीरांश। बेसमेंट के उस बर्फ जैसी ठंडी हवा वाले कमरे में अंधेरे को चीरती हुई धीमी तालियों की आवाज अब भी गूंज रही थी। और जैसे ही वह काला कोट पहने लंबी आकृति रोशनी के दायरे में पूरी तरह आई, वीरांश की आंखों में एक साथ क्रोध, हैरानी और पुराने दर्द की आग जल उठी। उसकी लाल चमकती आंखें किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी ऐसी सत्ता जैसी लग रही थीं जो हमेशा से पर्दे के पीछे मौजूद थी। उसके होठों पर हल्की, लगभग खेलती हुई मुस्कान थी। उसने फिर उसी शांत आवाज में कहा, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, वीरांश। वीरांश एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। तुम कौन हो? वह आकृति कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे अपना चेहरा रोशनी की ओर उठाया। चेहरा धुंधला था, जैसे उस पर कोई वास्तविक आकार टिक नहीं पा रहा हो, लेकिन उसकी आवाज साफ थी, मैं वह हूँ जिसे कभी लिखा ही नहीं गया। कमरे की हवा एक पल को जैसे जम गई। काव्या ने वीरांश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आकृति ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने मुझे ऑब्जर्वर कहा, लेकिन वह केवल तुम्हारी समझ के लिए एक नाम था। उसकी आंखों की लाल चमक और तीखी हो गई। मैं कहानी का हिस्सा नहीं, कहानी के बाहर का साक्षी हूँ। वीरांश की भौहें सिकुड़ गईं। तो पहली दुनिया में जो हुआ? वह आकृति हल्का मुस्कुराई, हाँ, मैंने देखा। फिर एक पल रुककर उसने जोड़ा, और मैंने ही तुम्हारे भीतर दूसरी दुनिया लिखने का विचार डाला। यह सुनते ही वीरांश के भीतर जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया। उसकी आवाज गुस्से से कांप उठी, मतलब यह सब तुम्हारी वजह से हुआ? आकृति ने सिर हल्का झुकाया, नहीं, निर्णय तुम्हारा था। मैंने केवल वह दरवाजा दिखाया जिसे तुम खोलना चाहते थे। काव्या की आंखों में बेचैनी उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? इस बार आकृति की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई, वही जो हमेशा से चाहता था। अंतिम कहानी। कमरे की स्क्रीन अचानक अपने आप जल उठी, और उस पर अनगिनत दुनियाओं के दृश्य तेजी से चमकने लगे। कुछ में वीरांश अकेला था, कुछ में काव्या कभी वापस नहीं आई, कुछ में दुनिया पहली बार ही नष्ट हो गई थी, कुछ में रिराइट के बाद सब शांत था लेकिन वीरांश गायब था। आकृति ने उन दृश्यों की ओर हाथ बढ़ाया। ये सभी संभावित कहानियां थीं, लेकिन तुमने सबसे अस्थिर, सबसे जीवित कहानी चुनी। वीरांश ने दांत भींचते हुए कहा, क्यों? आकृति ने सीधा उसकी आंखों में देखा, क्योंकि केवल तुममें वास्तविकता को दोबारा लिखने की क्षमता थी, और मुझे उस सीमा तक पहुंचना था जहां कहानी और लेखक के बीच का पर्दा टूट जाए। यह सुनते ही वीरांश का दिल एक पल को रुक गया। मतलब? आकृति की आवाज अब और भी धीमी और गहरी हो गई, मतलब मैं इस दुनिया से बाहर जाना चाहता हूँ। कमरे में एक भारी सन्नाटा उतर आया।
काव्या की आंखों में भय चमक उठा। वीरांश ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाने से क्या मिलेगा? आकृति ने अपनी लाल आंखें ऊपर उठाईं, जैसे किसी अदृश्य आसमान को देख रही हो। स्वतंत्रता, उस लेखक से भी परे जिसने तुम्हें लिखा, उस कहानी से भी परे जिसमें तुम जी रहे हो। अगले ही क्षण बेसमेंट की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। केवल उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती रह गईं, और फिर उसी अंधेरे में उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी, वीरांश, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें सबसे पहले किसने लिखा था? बेसमेंट की सारी लाइट्स बुझ जाने के बाद वहां ऐसा अंधेरा छा गया था मानो पूरी दुनिया की रोशनी उसी क्षण निगल ली गई हो। केवल उस रहस्यमय आकृति की लाल आंखें अंधेरे में दो जलते हुए बिंदुओं की तरह चमक रही थीं, और उसकी गूंजती हुई आवाज अब भी वीरांश के भीतर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें सबसे पहले किसने लिखा था? एक पल के लिए पूरा कमरा, हवा, समय सब जैसे ठहर गया। काव्या ने अनजाने में वीरांश का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की कंपी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वीरांश की आंखों में इस बार डर से ज्यादा एक जिद चमक रही थी। उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, हाँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। अगले ही क्षण अंधेरे के बीच वह लाल आंखों वाली आकृति हल्का सा मुस्कुराई और अपनी हथेली हवा में उठा दी। उसके हाथ उठाते ही बेसमेंट का पूरा अंधेरा किसी विशाल पर्दे की तरह फट गया, और सामने शून्य के बीच एक नया दृश्य उभरने लगा। वह कोई दुनिया नहीं थी, न कोई शहर, न कोई कमरा, केवल एक अनंत काला विस्तार था जिसके बीच एक अकेली मेज रखी थी। उस मेज पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। उसके पन्नों पर तेजी से शब्द खुद ब खुद लिखे जा रहे थे। वीरांश की सांस थम गई क्योंकि उन शब्दों में उसका नाम चमक रहा था। वीरांश जागा और उसने पहली बार आसमान को देखा। काव्या ने विस्मय से फुसफुसाया, यह तुम्हारी पहली पंक्ति। तभी उस मेज के पीछे बैठी एक धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी, बाल हल्के बिखरे हुए, और उसके सामने कॉफी का मग रखा था। वह किसी लेखक की तरह लगातार लिख रहा था। उसकी उंगलियां पन्नों पर नहीं बल्कि हवा में चल रही थीं, और शब्द खुद ब खुद डायरी में उतर रहे थे। वीरांश की आंखें फैल गईं, क्योंकि उस आकृति का चेहरा धीरे धीरे साफ होते ही वह बिल्कुल उसी जैसा दिखने लगा। वही आंखें, वही चेहरा, बस उम्र थोड़ी अधिक, और उनमें एक गहरी थकान। ऑब्जर्वर की आवाज अंधेरे से गूंजी, यह तुम्हारा पहला लेखक है? वीरांश की सांस अटक गई। यह मैं हूं, ऑब्जर्वर ने धीरे से उत्तर दिया। नहीं, यह वह है जिसने तुम्हें पहली बार सोचा था। दृश्य और स्पष्ट हुआ। वह लेखक अपनी डायरी में लिखते हुए रुक गया। उसने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, अगर इस बार भी कहानी अधूरी रह गई तो मैं खुद को फिर से लिख दूंगा। यह सुनते ही वीरांश के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। उसे पहली दुनिया के पतन से पहले की एक धुंधली स्मृति याद आई, जैसे उसने कभी यह आवाज पहले भी सुनी हो। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, मतलब तुम किसी और के लिखे हुए हो? ऑब्जर्वर की लाल आंखें अंधेरे में और चमकीं, और वह लेखक भी किसी और कहानी का किरदार हो सकता है। अगले ही पल दृश्य तेजी से बदलने लगा। उस डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे। हर पन्ने पर वीरांश की अलग अलग जिंदगियां लिखी हुई थीं। एक में वह अकेला लेखक था, एक में काव्या कभी मिली ही नहीं, एक में वह पहली दुनिया में ही मर गया, और एक में उसने कभी रेराइट चुना ही नहीं। वीरांश की सांसें भारी हो गईं। तो मेरा अस्तित्व, ऑब्जर्वर ने उसकी बात पूरी की। एक कहानी के भीतर दूसरी कहानी, और उसके भीतर तीसरी। बेसमेंट की दीवारें फिर कांपने लगीं, और उस आकृति ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, मैं इस परत से बाहर जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मूल स्मृति की कुंजी चाहिए। वीरांश की आंखें सिकुड़ गईं। कुंजी? ऑब्जर्वर की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हारे पहले लेखक का नाम? बेसमेंट की ठंडी हवा अब किसी सामान्य कमरे की हवा नहीं रह गई थी। वह मानो अनगिनत अधूरी कहानियों की फुसफुसाहटों से भरी हुई थी। दीवारों पर लाल और सफेद रोशनी की लहरें किसी टूटती हुई स्क्रिप्ट की तरह दौड़ रही थीं, और उस रहस्यमयी ऑब्जर्वर की लाल आंखें अंधेरे में स्थिर जलती हुई दो चिंगारियों जैसी चमक रही थीं। उसकी आवाज अब भी उसी गहरे शून्य जैसी थी, मुझे तुम्हारे पहले लेखक का नाम चाहिए। यह सुनते ही वीरांश की सांस जैसे भीतर अटक गई। उसके भीतर कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा हिल गया, जैसे स्मृतियों के सबसे निचले तहखाने में बंद कोई दरवाजा अचानक अपने आप खटकने लगा हो। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों थीं। तुम्हें
कुछ याद आ रहा है? वीरांश ने धीरे से आंखें बंद कीं और उसी पल उसके भीतर शब्दों की एक तेज धारा बह निकली। अधूरी पंक्तियां, टूटे हुए संवाद, धुंधले चेहरे, किसी कमरे की हल्की रोशनी, मेज पर रखी खुली डायरी और उस डायरी के पहले पन्ने पर किसी नाम की अधूरी झलक। उसने माथे पर हाथ रख लिया, मानो सिर के भीतर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ हो। ऑब्जर्वर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज में इस बार एक अधीरता थी। याद करो वीरांश, वही नाम इस परत का द्वार खोलेगा। तभी बेसमेंट की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर तेजी से शब्द चमकने लगे। मेमोरी कोर अनलॉकिंग, प्राइमरी आइडेंटिटी ट्रेस डिटेक्टेड, एक्सेस लेवल फोरबिडन। वीरांश की सांसें और तेज हो गईं। अचानक उसके सामने हवा में एक दृश्य उभर आया। एक छोटा कमरा, आधी रात, मेज पर जलता लैंप, बाहर बारिश की आवाज और वही धुंधली आकृति जो उसकी तरह दिखती थी। डायरी के पहले पन्ने पर कुछ लिख रही थी। इस बार शब्द स्पष्ट थे, यदि कहानी फिर टूटे तो उसे फिर से जन्म देना। आर्यव, यह नाम बिजली की तरह वीरांश के भीतर कौंध गया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। होठों से अनायास निकला आर्यव। जैसे ही यह नाम हवा में गूंजा, पूरा बेसमेंट जोर से कांप उठा। दीवारों पर चल रही लाल रेखाएं एक विशाल वृत्त में बदल गईं। ऑब्जर्वर की आंखों में तीखी चमक उभरी। उसकी आवाज विजय से भर गई। आखिरकार मूल लेखक का नाम। अगले ही क्षण कमरे के बीच हवा फटती हुई एक दरार में बदल गई। उस दरार के भीतर सफेद और काले अक्षरों का एक भंवर घूमने लगा, मानो किसी दूसरी परत की दुनिया खुल रही हो। काव्या ने घबराकर वीरांश का हाथ पकड़ लिया। यह क्या है? ऑब्जर्वर ने उस दरार की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। यह कहानी की पहली परत है, जहां से सब शुरू हुआ। उसकी मुस्कान अब खतरनाक हो चुकी थी। अब मैं बाहर जा सकता हूँ? वीरांश के भीतर अचानक एक तीखी चेतावनी कौंधी। ओरिजिनल ऑथर की दबी हुई स्मृति उसके भीतर गूंजी। अगर ऑब्जर्वर पहली परत तक पहुंच गया तो सभी दुनियाएं अस्थिर हो जाएंगी। उसने तुरंत काव्या को पीछे किया और ऑब्जर्वर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज ठंडी और अडिग थी। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। ऑब्जर्वर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से हंसा। तुम अब भी नहीं समझे वीरांश, यह केवल मेरी मुक्ति नहीं, तुम्हारे सच का भी द्वार है। अगले ही पल दरार के भीतर से एक आवाज आई, वही आवाज जो उस पहले लेखक की थी, गहरी, थकी हुई, लेकिन जीवित। वीरांश, अगर यह सुन रहे हो तो इसका मतलब कहानी फिर टूट चुकी है। एपिसोड 380, द वॉइस बियॉन्ड द फर्स्ट लेयर। बेसमेंट का वह कमरा अब किसी वास्तविक जगह जैसा नहीं, बल्कि टूटती हुई कहानियों के केंद्र जैसा लग रहा था। हवा में खुली हुई दरार के भीतर सफेद और काले अक्षरों का भंवर इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसकी रोशनी पूरे कमरे की दीवारों पर टूटती बिखरती पंक्तियों की तरह फैल रही थी। और उसी भंवर के भीतर से आई वह आवाज, वीरांश, अगर यह सुन रहे हो तो इसका मतलब कहानी फिर टूट चुकी है। जैसे सीधे उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में उतर गई। उसकी सांस एक पल को रुक गई। आंखों के सामने कई अधूरी यादें एक साथ चमक उठीं। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां अब भी वीरांश की कलाई को कसकर पकड़े हुए थीं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी वैसी ही बेचैनी थी जैसी वीरांश के भीतर थी। ऑब्जर्वर दरार के सामने स्थिर खड़ा था। उसकी लाल आंखें अब भंवर की रोशनी में और भी तीखी लग रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, सुनो, यह वही आवाज है जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे। अगले ही क्षण दरार के भीतर का दृश्य साफ होने लगा, जैसे किसी दूसरी दुनिया की खिड़की धीरे धीरे खुल रही हो। उन्होंने देखा, वही छोटा कमरा, मेज पर जलता लैंप, बाहर कांच पर गिरती बारिश की बूंदें और सामने बैठा एक व्यक्ति जिसकी शक्ल वीरांश से लगभग मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों की थकान और अनगिनत रातों का बोझ था। उसके सामने खुली डायरी के पन्ने हवा में अपने आप पलट रहे थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, जैसे उसे पता हो कि कोई दूसरी परत से उसे देख रहा है, और उसने सीधे वीरांश की ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम आर्यव है, और अगर तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर पहली परत तक पहुंचने वाला है। वीरांश की सांस भारी हो गई। उसके होठों से अनायास निकला, आर्यव। काव्या ने विस्मय से उस दृश्य को देखा। आर्यव की आवाज दरार से गूंजती रही, मैंने तुम्हें केवल एक किरदार की तरह नहीं लिखा था, तुम मेरे टूटे हुए अस्तित्व का पुनर्जन्म हो। यह सुनते ही वीरांश की आंखों में बिजली सी कौंध गई, जैसे उसके भीतर दबा हुआ कोई सच अचानक आकार लेने लगा हो। आर्यव ने आगे कहा, पहली दुनिया के पतन के बाद मैंने खुद को तुम्हारे रूप में दोबारा लिखा।
ताकि जो मैंने खोया उसे तुम बचा सको। काव्या की सांस अटक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मतलब? वीरांश केवल किरदार नहीं। दरार के भीतर आर्यव की आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं। फिर उसने कहा, वह मेरा अगला जीवन है। कमरे की हवा जैसे एक पल को जम गई। ऑब्जर्वर की लाल आंखों में अब अधीर चमक उभर आई। उसने दरार की ओर कदम बढ़ाया। बस यही सच मुझे चाहिए था। वीरांश तुरंत उसके सामने आ गया। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक ठंडी और दृढ़ थी। पीछे हटो। ऑब्जर्वर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में इस बार एक अजीब सी जल्दबाजी थी। तुम नहीं समझते वीरांश, मैं बाहर जाकर कहानी की जंजीर तोड़ दूंगा। अगले ही क्षण दरार के भीतर से आर्यव की आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से अधिक तीखी, उसे मत जाने देना। अगर ऑब्जर्वर पहली परत पार कर गया तो वह हर कहानी को एक दूसरे में मिला देगा। जैसे ही यह शब्द हवा में फैले, दरार अचानक और चौड़ी हो गई। उसके भीतर अब केवल कमरा नहीं बल्कि अनगिनत दुनियाओं की परतें दिखाई देने लगीं। हर परत में एक अलग वीरांश, अलग काव्या, अलग अंत, और उन सबके बीच कहीं एक अंधेरा केंद्र जहां से लाल रोशनी धड़क रही थी। ऑब्जर्वर की आवाज गूंजी, यही है मूल कोर, द स्टोरी नेक्सस। और अगले ही पल वह दरार के भीतर छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा।